हे हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? सभी को नमस्कार, सभी बच्चों को नमस्कार मेरा। ओके ओके, बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो 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 एवरीवन, हेलो हाउ आर यू? तो कैसी लगी आपको कल की वीडियो? कल हमारी फर्स्ट वीडियो आई थी, कल ही हमारा चैनल लॉन्च हुआ है और ये आप लोगों का बहुत प्यारी है कि मतलब कि यार 24 घंटे के अंदर हमारे सब्सक्राइबर 2000 क्रॉस करने वाले हैं। जस्ट अभी, या हो सकता है अभी तक कर भी गए हो जब तक ये वीडियो आ रही हो आप लोगों के पास। तो सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप लोग इतना प्यार करते हैं हमें। तो ये ऐसा देख के बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट कल मैं देख रहा था कि इतने सब्सक्राइबर नहीं थे हमारे चैनल पर के जितने मेरी वीडियो पे व्यूज़ आ गए हैं। और सभी बच्चों ने बहुत पसंद भी किया है, बच्चों ने बहुत कमेंट्स भी करे, लाइक्स भी करे। यार आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो अभी आ रहे हैं, अगेन सभी को फिर से एक बार सभी को नमस्कार। और जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि कल हमने सेशन 1 अपना करा था, हमने पहला टॉपिक उठाया था पढ़ने के लिए। फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे बड़ा टॉपिक कौन सा? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आप देख सकते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और मेरे पीछे छुप रहा है दैट इज द लेक्चर 2। यस, लेक्चर 1 तो क्योंकि हम कल ऑलरेडी देख ही चुके हैं। ओके, तो आप लोग बताइए कल वाले टॉपिक में से कोई डाउट? सर डाउट तो है, पर सर पूछेंगे ऐसे। बेटे देखो, मैं ना बहुत जल्दी आप लोगों के लिए प्लस पर कोर्स लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? तो वहाँ पर आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, अभी तो नहीं है, ठीक है? बट प्लस पे मैं आपसे लेकर आ रहा हूँ, आप लोगों के लिए कोर्स लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन कोर्स होने वाला है। तो वहाँ पर मैं आपसे डायरेक्ट आपके डाउट्स भी लिया करूँगा, और जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो आप मेरे से यहीं के यहीं मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना? नीचे आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज मैं जब ये वीडियो स्ट्रीम होगी तो मैं नीचे बैठूंगा और आप लोगों की डाउट्स के रिप्लाई दूंगा आप लोगों को, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? चलें तो बढ़ जाएं। ओके, तो सभी बच्चे हमारे पास आ रहे होंगे जैसे कि मुझे लग रहा है। तो एक्साइटेड, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, तो जोश इज़ वेरी हाई। ओके, तो बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप यहाँ पर मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं, ठीक है ना? ऑलरेडी मैं 1 साल से यूट्यूब पे क्लासेस लेता आ रहा हूँ बच्चों की, और जो नहीं जानते हैं वो यहाँ पर मुझे देख सकते हैं। माई नेम इज़ विशेष पाल एंड आई डिड MSc एंड देन एंड BSc फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड आई हैव मेंटर्ड 10,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड आई हैव 8 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है जी? चलें, ओके, तो ये तो ही हमारी बात। अब बात करती हैं थोड़ी सी जो ज़रूरी है। सभी बच्चे, जो बच्चे पहली बार यहाँ पर आए हैं, वो क्या करेंगे? वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करेंगे अपने गूगल प्ले स्टोर में जाकर, और उसको क्या करेंगे? वहाँ पर उसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने फ़ोन में। बहुत ज़रूरी है करना। सभी करेंगे? हाँ सर, सभी करेंगे, ठीक है जी? ओके, तो जब वो इंस्टॉल हो जाएगी तो आप अपना लॉगिन करेंगे। ये मेरा स्टूडेंट है राहुल, ऑलरेडी लॉगिन कर चुका है। तो देखो आपको इसका नाम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है जी? तो राहुल ने क्या करा? राहुल प्लस पे गया और प्लस पे जाके उसने क्लिक करा, और क्योंकि नीट का एस्पिरेंट था तो भैया क्या करेगा? तो नीट का ही सिलेबस लेगा, हाँ या ना? तो नीट पे क्या करा? उसने क्लिक करा, और नीट पे जाने के बाद ये नीट प्लस यहाँ पर खुलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है? तो ही गॉट द सब्सक्रिप्शन, ही क्लिक्ड ऑन दिस पार्ट जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, किस पे? गेट सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग नीट यूजी सब्सक्रिप्शन के आपको प्लान नज़र आ जाएंगे अनअकैडमी प्लस के, ठीक है? तो आप क्या करेंगे बेटे? आप इसको यहाँ से ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो सीरियस एस्पिरेंट है नीट के लिए, जो एक्चुअली नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो अभी नीट 2020 के लिए कर रहे हैं, वो अपनी फाइनल टच, अपनी रिविजन के लिए इसको ले सकते हैं। जो अभी 12th में जो नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? वो ज़रूर और ज़रूर 12 मंथ्स का वाला अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो लेंगे। और जो बच्चे 11th में हैं, जो नज़र गड़ाए बैठे हैं किस पे? 2022 पे। यार एक बार 2022 आ जाए। अभी तो 2020 वाला तो नीट हमारे कोरोना ने ख़राब कर दिया। जैसे ही 2022 आएगा मैं तो सर रैंक 1 निकालूंगा। तो ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि बेटे क्या करेंगे? वो 24 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लेंगे। 24th मंथ वाला सब्सक्रिप्शन क्या है? बहुत ही अगर आप देखेंगे सबसे बढ़िया है, बिकॉज इट्स कॉस्ट ओनली 1500 पर मंथ, ठीक है? मतलब कि 1500 रुपये पर महीने पे, एक महीने पे आप क्या कर सकते हैं? आप इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, आप केमिस्ट्री और फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। जो टीचर आपको सबसे बेहतरीन लगे, सबसे बढ़िया लगे, आप उससे पढ़ सकते हैं। ओके, और अब थोड़ी सी बढ़िया बात कि अगर आप वहाँ पे मेरा नाम डालेंगे VISHESH, दैट इज़ विशेष, तो यू विल गेट द 10% सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी? तो जो हमारे पास जो कोर्स महंगा है उस पर आपको तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा? आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड दैट विल बी कॉस्टिंग यू अराउंड 32,400, ठीक है? ओके, तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं और अपना लेक्चर 2, बात से भटकते नहीं हैं, लेक्चर 2 पे वापस आते हैं और लेक्चर 2 अपना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो बच्चे अभी अभी आए हैं उनको मैं वाली बात बता देना चाहता हूँ कि भैया कल हमने क्या करा था?
कल वाली क्लास में हमने ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया था, हमने प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया था, हमने आरबीसीज एरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने हीमोग्लोबिन्स और एरिथ्रोपोइसिस के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर मैं उसका डलवा दे रहा हूँ, ठीक है ना, आई आइकॉन में उसका लिंक डलवा दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पुरानी वीडियो मिल जाएगी। और वैसे भी अभी तो चैनल नया है तो बहुत सारी वीडियो होगी नहीं, आपको जो इस वीडियो के अलावा जो दूसरी वीडियो नजर आ रही है उस पर क्लिक कर सकते हैं, वो मेरी कल वाली वीडियो है, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप इस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाह रहे हैं तो। और 11th और 12th वाले बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि भैया आप क्या करें, आप प्लीज़ इसको रेगुलर बेसिस पे देखें, जो भी मैं प्रोग्राम आपके साथ चलाने वाला हूं। अगर आप लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना, नीट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको रेगुलर बेसिस पे आप देखिए, क्योंकि ये ऐसे करते करते, अगर आपने देखा होगा कल वाला मेरा स्टाइल, तो मैं बिल्कुल बेसिक से उठाता हूँ और लेवल बढ़ाता हुआ ले जाता हूँ। तो आज भी ऐसे ही होने वाला है, आज के सेशन में भी जिन्होंने कल का सेशन नहीं देखा था वो देख लेंगे, बट अभी आज का सेशन देख लो, समझ आएगा। कोई अलग से आज मैं चीज़ नहीं पढ़ाने वाला, वही चीज़ें जो हमारे पास NCERT में हुआ करती हैं। तो शुरू करते हैं। ओके तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं जी, हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही सिंपल टॉपिक से, बट इसके बाद के टॉपिक्स हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं, इसलिए सिंपल टॉपिक पढ़ना पहले क्या है ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक्स है, बिल्कुल वाला पार्ट बेस है। तो शुरू करते हैं किसको पढ़ना। हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है दैट इज़ दी ब्लड ग्रुपिंग। तो कहते हैं कि अगर मैं ब्लड ग्रुपिंग की बात करूँ, किसकी बात करूँ, अगर मैं यहाँ से, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ से ब्लड ग्रुपिंग की बात करूंगा तो कहते हैं हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास दो तरह के ब्लड ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं। एक मिलता है मुझे कौन सा देखने को, ABO ब्लड ग्रुपिंग, और एक देखने को मिलता है मुझे कौन सा, RH ब्लड ग्रुपिंग। ये दो तरह के ब्लड ग्रुप्स मुझे देखने को मिला करते हैं, ठीक है। तो सर क्या मतलब है ABO ब्लड ग्रुपिंग का, या क्या मतलब है RH ब्लड ग्रुपिंग का। सर देखो ये तो सर बहुत ही बेसिक बात है, आप इससे पढ़ाओ, मतलब आप ये भी पढ़ाओगे क्या बेटे, मैं सब पढ़ाऊंगा। उसका रीजन ये है क्योंकि आपको नहीं पता कहां से क्वेश्चन आ जाएगा। इनफैक्ट नीट में ये वाला सवाल पूछा गया था कि हम इसको ABO ब्लड ग्रुपिंग को ABO ब्लड ग्रुपिंग ही क्यों कहते हैं। ऐसा सवाल नीट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और क्योंकि वो पूछा जा चुका है तो बेटा मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपको मैं वाली चीज़ बता दूं कि इसको हम ABO ब्लड ग्रुपिंग क्यों कहते हैं, ठीक है जी। तो समझते हैं वाई इट इज कॉल्ड ABO ब्लड ग्रुपिंग। तो देखो यार ABO ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है, कहता है जो RBC है हमारे, क्या है, जो हमारे मान लो RBC हैं, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एंटीजन है। अगर देखो एंटीजन को इस तरह का है, जैसे कि आपको यहाँ पे इस वाले डायग्राम में नजर आ रहा होगा, देख रहे हैं आप। तो अगर ये एंटीजन ऐसा गोल वाला है, मतलब होते तो गोल नहीं है ये, पर समझाने के लिए, ठीक है ना, डिस्टिंग्विश करने के लिए, अगर इस तरह का है तो उसको कहता हूँ क्या मैं, एंटीजन A। क्या कहलाता है हमारे पास, दिस टाइप ऑफ एंटीजन इज नोन एज एंटीजन A। और अगर ये एंटीजन A टाइप का नहीं है तो किसी दूसरे टाइप का होगा, हाँ या ना। तो दूसरे टाइप का जो है वो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे दिखा रखा है, अगर आप देखेंगे तो दिस एंटीजन इज नोन एज एंटीजन B। भाई आसान है, मुश्किल है, हाँ या ना। तो सर इसको हम हमें तो इसको AB ब्लड ग्रुपिंग कहना चाहिए ना। देन वाई आर वी सेइंग इट ABO ब्लड ग्रुपिंग, हम इसको ABO ब्लड ग्रुपिंग हम इसको क्यों कह दे रहे हैं, तो उसको हम समझते हैं थोड़ा सा। बेटे हम इसको ABO ब्लड ग्रुपिंग हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि A ब्लड ग्रुप है, मतलब A एंटीजन है, B एंटीजन है, बट O एक्चुअली वो O नहीं है, उसका मतलब है क्या, जीरो। क्या मतलब है, जीरो। तो कोई और एंटीजन वहां पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि AB0 या ABO ब्लड ग्रुपिंग वाली बात ध्यान रखना, ठीक है ना। आप ऐसा मत करना कि आप RBC के ऊपर O टाइप का एंटीजन ढूंढने लगो, ऐसा नहीं मिलेगा भैया कोई भी, ठीक है। और दूसरा वाला कौन सा हमारे पास, एक दूसरा हमारे पास RH एंटीजन की बात होती है, तो जब टाइम आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जिसको पता है वाली बात वो यहाँ पे देख सकता है, ठीक है जी। चलें बढ़ते हैं आगे। ओके आगे बढ़ते हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, मतलब इसको ही हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग की अगर मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, इफ आई टॉक अबाउट दी ABO ब्लड ग्रुपिंग, तो कहते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इज बेस्ड ऑन द, भाई सब लोग नोट करते रहेंगे, अपनी नोटबुक हाथ में रखना, नोटबुक के बिना काम नहीं चलेगा। एक नोटबुक और एक पेन जरूर होना चाहिए, पेंसिल नहीं है छोड़ दो, बस एक पेन उठा लो, कोई भी पेन उठा लो, एक नोटबुक उठा लो, और जो पढ़ाता जा रहा हूँ ये तो नोट्स हैं, ठीक है ना। इसको तो मैं आज मैं PPT को ना, इस PPT को मैं PDF में कन्वर्ट करवा के नीचे लगवा दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से, ठीक है, विद एनोटेशंस। जो मैं लिखता जा रहा हूँ ना वो एनोटेशन के साथ लगवाऊंगा, तो आपको फायदा हो जाएगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि कुछ चीज़ें मैं बोलता तो हूँ पर मैं लिखता नहीं हूँ, आप समझ रहे। आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो ऐसा हुआ ना, कल मैंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं बट उनको मैंने लिखा नहीं है, हाँ या ना। तो उस सर वो कैसे होगा, तो उसके लिए मैं कहता हूँ आप हमेशा क्या करें, एक अपने साथ नोटबुक जरूर कैरी करें, नोटबुक और एक पेन, और देखते जाएं और पढ़ते जाएं, देखते जाएं पढ़ते लिखते जाएं, ठीक है जी। चलें ओके। तो ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स। हमारे पास जो कौन कौन से, एक है हमारे पास कौन सा A एंटीजन, और एक है हमारे पास कौन सा B एंटीजन। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास ये जैसे RBC है तो उसके ऊपर प्रेजेंट हुआ करते हैं, पक्का। एक्चुअली होता क्या है, ये वाली बात आप समझ लेना, दिस थिंग इज नॉट गिवन इन दी 11th NCERT, बट 12th में ये वाली बात बता रखी है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, देयर इज अ जीन कॉल्ड आई जीन। कौन सा जीन होता है हमारी बॉडी में, एक आई जीन होता है।
इस आई जीन की क्या होती है, इस आई जीन की 3 एलील्स होती है। कितनी एलील्स होती है मेरे प्यारे बच्चों? देयर आर 3 एलील्स। देयर आर, इस जीन के 3 टाइप्स हैं। एलील्स नहीं पता कोई बात नहीं, इस जीन के क्या हैं 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? एक है टाइप ए, एक है टाइप बी, और एक है कोई टाइप नहीं, मतलब कि आई ओ मान लो आप इसको। क्या मान लो? उसको आई ओ मान लो, ठीक है। तो मैंने आई बनाया बेसिकली, कुछ लोग उसको आयोटा भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, तो अगर ये 3 एलील्स हैं तो ऑब्वियसली बात है इसके जीनोटाइप्स बनेंगे भाई, हाँ या ना? जीनोटाइप्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो क्या क्या जीनोटाइप्स के बन रहे होंगे तो उसको समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे 3 तरह के जीनोटाइप्स हमें बनते हुए नजर आ रहे होंगे। एक बन रहा होगा, मान लो कि हमारे पास आई ए ये बन सकता है, एक बन सकता है आई बी, एक बन सकता है आई बी, ये बन सकता है, और एक बन सकता है हमारे पास आई ओ। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ किसी होमोजाइगस वाली फॉर्म्स की, ठीक है। तो अगर मान लो कि जिसके पास क्या है, दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या लाएगा हमारे पास? दैट विल बी नोन एज अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए, ठीक है जी। जिसके पास क्या है, इसके पास दोनों बी हैं, वो क्या लाएगा कि हमारे पास बी, ठीक है, ओके। और जो ओ वाले हैं उसमें तो कोई है ही नहीं, मतलब ये तो कोड करता ही नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? इसका ब्लड ग्रुप होगा हमारे पास क्या? ओ ब्लड ग्रुप। भाई आसान है, पक्का है, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात, या करने वाली बात हमने यहाँ पर समझनी है, ठीक है जी। अरे बढ़ जाएँ आगे, ठीक है सर, बढ़ जाते हैं। इसको मैं रब करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको एक बात और समझानी है जो बहुत ही ज़रूरी है, और जहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो ये तो बहुत ही आसान है, तो किताब में भी लिखा हुआ है, आप इसको आंसर पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उस चीज़ को हम तो क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। देखो यार, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एलील्स हैं, क्या है हमारे पास जो एलील्स हैं, ठीक है ना। 3 टाइप के एलील्स मैंने आपको बताई हैं। एक बताई मैंने आई ए, एक बताई मैंने आपको क्या आई बी, और एक बताई मैंने आपको आई ओ। तो बेटे सुन लेना, जो ए है वो क्या है, वो डोमिनेंट है किस पे? ओ पे, ठीक है ना। और जो बी है क्या है, जो बी है वो भी क्या है, वो भी डोमिनेंट है किस पे? ओ पे, आई ओ पे, मतलब सिर्फ आयोटा पे, ठीक है। क्योंकि ये किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करता, और ये क्या है, ये रिसेसिव है। क्या है, ये रिसेसिव है। बट सर व्हाट अबाउट ये आई ए और आई बी के बारे में क्या, मतलब आप क्या बता सकते हो? तो बेटे इस वाली चीज़ को समझेंगे आप। कहते हैं जो आई ए और जो आई बी है हमारे पास, ठीक है, दे आर कोडोमिनेंट। क्या है ये? कोडोमिनेंट है। ये एक दूसरे पे बराबर तरीके से क्या करती हैं, अपना इफेक्ट डालती हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, बराबर तरीके से क्या करती है, एक्सप्रेस करती हैं। मतलब कि अगर आई किसी की बॉडी में, मान लो मेरी ही बॉडी में क्या है, आई ए भी प्रेजेंट है और आई बी भी प्रेजेंट है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा या बी होगा? हाँ, तो बेटे मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो मेरा ब्लड ग्रुप होगा कौन सा? ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी। अरे आसान है, मुश्किल है? पक्का है जी, हाँ या ना? बढ़ जाएं आगे, ओके। तो ये क्या हमारी बॉडी में क्या है, ये इस तरह से ब्लड ग्रुपिंग हुआ करती है। समझ आ रही है बात? पक्का है, ठीक है। और जो ओ है, क्या है हमारी बॉडी में, जो बेटे ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या होता है, इनके जो आरबीसीज होते हैं इनके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता। नो एंटीजन इज प्रेजेंट, कोई एंटीजन इनकी सर्फेस पे प्रेजेंट नहीं होता। फिर से सुन लो, जो आई ए है क्या है, जो हमारे पास ए टाइप है आई ए की, ठीक है ना, वो क्या करती है, वो बनाती है क्या, ए एंटीजन, ठीक है। तो हमारे पास जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनकी आरबीसी के सर्फेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट हुआ करता है। दूसरे आते हैं हमारे पास कौन से, आई बी, ठीक है, जो क्या होते हैं, जिनकी सर्फेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट हुआ करता है। तीसरे आते हैं हमारे पास कौन सा, आई ओ तो कोई एंटीजन नहीं बनाता, तो आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा होगा नन, ठीक है। और लास्ट में जो 4th कैटेगरी हमारे पास आ रही है, वो आ रही है कौन सी हमारे पास, बोलो यार फटाफट, आई ए और आई बी। तो इनमें क्या होता है, इनमें दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हुआ करते हैं। आसान या मुश्किल? सर आसान है। आसान है जी, पक्का? बढ़ जाएं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब थोड़ी सी हम यहाँ पे एक अलग सी हम बात को पढ़ेंगे। अलग तो बात नहीं है, कुछ बच्चों ने सुन रखा होगा, पर जिन्होंने नहीं सुना हुआ उनके लिए वाली बात क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आने वाली है, ठीक है। तो शुरू करने जी इसको बात करना। हाँ, तो बेटे सुन लेना, जिसकी बॉडी में क्या है, एंटीजन ए है, क्या है जिसकी बॉडी में क्या है, जिसकी बॉडी में एंटीजन ए है, बेटे उसकी बॉडी में क्या होगा, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ ए के अगेंस्ट नहीं होगी। देयर विल बी नो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट ए के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होगी। जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो किसके अगेंस्ट होंगी, दोज एंटीबॉडीज़ विल बी अगेंस्ट दी बी। किसके अगेंस्ट होंगी, बी के अगेंस्ट होगी, अगेंस्ट बी। आप ए एंटीजन वाले आरबीसीज को ऐसे मान सकते हो, जैसे मेरी बॉडी में मान लो मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है, तो मेरे जो जितने भी आरबीसीज हैं, मान लो वो ये लाल रंग की टोपी लगा के घूम रहे हैं। कैसे रंग की टोपी लगा के घूम रहे हैं वो, ठीक है ना, दे हैव दिस टोपी, दिस कैप ऑफ
रेड कलर। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये रेड कलर की टोपी लगा कर ऐसे करके घूमते जा रहे हैं। पक्का है? मुश्किल तो नहीं है? ठीक है। अब अच्छा देखो, अब सबने रेड कलर की टोपी लगा रखी है, तो रेड कलर की टोपी वाली क्या है, एक फैमिली है, ठीक है ना, जो मेरे अंदर रहती है ब्लड ग्रुप आरबीसीज की, ठीक है। अभी मान लो कि यहाँ पर बाहर से भी कोई एक आदमी आ जाए, क्या हो जाए, बाहर से भी कोई एक आदमी आ जाए, ठीक है ना, जिसने क्या कर रखी हो, उसने लाल रंग की टोपी लगा रखी हो, तो मेरी बॉडी उसको पहचान पाएगी कि नहीं पहचान पाएगी? मेरी बॉडी नहीं पहचान पाएगी, उसको लगेगा तो मेरी फैमिली का ही पार्ट है, हाँ या ना। मेरी फैमिली में, मेरी कॉलोनी में, मेरे शहर में सभी लोग लाल रंग की टोपी लगा के घूमते हैं और इसने भी लाल रंग की टोपी लगा रखी है, तो ये क्या है, ये भी मेरी फैमिली का ही, मेरे शहर का ही ये हिस्सा है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है ना। बट बेटे मान लो कि एक ऐसा आदमी आ जाए जिसने क्या कर रखी हो, जिसने बेटे ये ब्लू कलर की टोपी लगा रखी हो, मेरी बॉडी में, मेरे शहर में अगर कोई ऐसा, मेरे जहाँ पे सब लोग लाल रंग की टोपी लगा के घूम रहे हैं, वहाँ पर एक ऐसा आदमी आता है जिसने ये लगा रखी है, कौन सी, ब्लू कलर की कैप लगा रखी है, तो क्या होगा बेटा, उसको ऐसे ऐसे देख के मैं पहचान लूंगा, यार ये तो अलग सा है, हाँ या ना। तो यही काम करते हैं क्या, ये एंटीजेंस, क्या करते हैं, एंटीजेंस। तो जब मेरी बॉडी में, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मेरी बॉडी में कोई ऐसा इंसान जिसका ब्लड ग्रुप, मतलब ऐसा ब्लड जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, अगर वो मेरी बॉडी में एंटर कर जाएगा, तो मेरी बॉडी करेगी उसको तुरंत के तुरंत पहचान लेगी और उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी। तो आप सुन लेना, जिनका ब्लड ग्रुप क्या हुआ करता है, जिनका ब्लड ग्रुप ए हुआ करता है, उनकी बॉडीज में एंटीबॉडीज हुआ करती है, किसके अगेंस्ट बेटे, बी के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट हुआ करती है, बी के अगेंस्ट। जिनका ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी होगा। मान लो आप ऐसे शहर की बात करो जहाँ पे सब लोग नीले रंग की टोपी लगा के घूमते हैं, पक्की बात है, हाँ या ना। सब लोग क्या करते हैं, सब लोग नीले रंग की टोपी लगा के घूमते हैं और वहाँ पर एक ऐसा बंदा घुस जाए जिसने लाल रंग की टोपी लगा रखी हो, तो बेटे इजीली डिटेक्ट हो जाएगा, वो तो पता लग जाएगा यही है भैया, ये तो बाहर से आया हुआ, तो क्या करेगा, लाल रंग की टोपी वाले को पकड़ के पिटाई हो जाएगी उसकी। समझ आ रही है बात? तो ये वाली बात आपने क्या करनी है, तरीके से समझनी है। तो ध्यान रखना, द पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए contains the antibodies against B, whereas the person that has blood group B possesses the antibodies against A. पक्का, हाँ या ना। अब आप सुनो मेरी बात, ठीक है ना। मैं वाली बात आपको क्यों बता रहा था बेटे, ये मैं बता रहा था आपको किसके लिए, कंपैटिबिलिटीज के लिए। किसके लिए बता रहा था मैं, कंपैटिबिलिटीज वाली बात आपको मैं बता रहा था, ठीक है। अब एक और कंडीशन को हम समझते हैं, चलो वापस ही चलते हैं इस वाली स्लाइड पे, इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी बात ही कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब हम मान लो तीसरा केस, ठीक है ना, एक ऐसा शहर जहाँ पर क्या है, जहाँ पर सभी का, जहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर सभी का, जो आप ऐसे कह सकते हैं, जहाँ पर सभी लोग, अच्छा उनमें से कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग लाल रंग की टोपी लगा के घूम रहे हैं और कुछ लोग ब्लू कलर की, हमारे पास ये जो टोपी लगा के घूम रहे हैं। अब क्या होगा उस केस में, अब मान लो कि बाहर से आधे लोगों की टोपी लाल रंग की, आधे रंग की टोपी नीले रंग की है, बाहर से कोई आदमी आता है जिसने लाल रंग की टोपी लगा रखी है, तो मेरी बॉडी उसको पहचान पाएगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे शहर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेड कलर की कैप लगा रखी है, ठीक है ना। जब बाहर से अगर कोई ब्लू कैप लगा के भी आ जाता है तो भी मुझे पता नहीं चलेगा। तो आप समझ रहे हैं, हाँ या ना। तो जिनका ब्लड ग्रुप क्या होता है, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, क्या होता है, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उनकी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ नहीं होती, उनकी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ नहीं होती, किसके अगेंस्ट, ना ही ए के अगेंस्ट और ना ही बी के अगेंस्ट। समझ आई बात? पक्का, वो नहीं पहचान पाते कि यार ये ए वाला है, ये बी ए वाला है, पक्की बात है। अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं पहचान पाते, पर इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है जी, हाँ या ना। चलो अब आप एक ऐसा शहर देखो, ठीक है ना, जीरो वाला, ओ वाला, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर सभी लोग कैसे हैं, गंजे हैं, फॉर एग्जाम्पल बाल्ड हैं, ठीक है ना। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर बेटे मान लो एक ऐसा छोटा सा शहर है जहाँ पर सभी लोग क्या हैं, उनके बाल नहीं हैं, ठीक है। यही सेम कंडीशन है इसका ब्लड ग्रुप ओ वाले का, ठीक है। उनके जो आरबीसीज होते हैं ना, क्या होते हैं बेटे, वो बाल्ड होते हैं, बिल्कुल उनके सर पे कोई बाल नहीं होते हैं। अब बाहर से क्या हो जाएगा, बाहर से एक आदमी आ गया जिसने अपने सर पे क्या लगा रखी है, ये लाल रंग की टोपी लगा रखी है, तो उसके, तो वो जो जितने जो गांव है उन गंजों का, वो क्या करे सॉरी, वो जो उन, ठीक है ना, बिना बाल वाले लोगों का जो गांव है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो पहचान लेगा। यहाँ तो हम तो सारे के सारे क्या है, बिना बाल के घूम रहे हैं, सब लोग गंजे लोग घूम रहे हैं, बाल लोग घूम रहे हैं, पर बाहर से लाल रंग की टोपी लगा के आ रखा है, तो क्या करा जाएगा बेटा, पकड़ा जाएगा। तो सुन लेना, ओ ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप कभी भी नहीं दिया जा सकता, ठीक है जी, पक्का, हाँ या ना, ठीक है। बी वाले की बात करते हैं, मान लो अगेन वही गंजों का गांव, और उन गंजे गांव में एक आदमी आ जाता है, इसकी टोपी कैसी है, जिसकी टोपी ये ब्लू कलर की है, तो पहचान में आएगा कि नहीं आएगा, सर वो पहचान में आ जाएगा, पहचान में आ गया, पकड़ लिया गया, पिटाई हो गई, ठीक है। अब ऐसा आदमी आ गया जिसने दोनों रंग की टोपी लगा रखी है, एक सीधी टोपी लगा रखी है रेड कलर की, एक उल्टी टोपी लगा रखी है पीछे से ब्लू कलर की। अगर ऐसा वाला अंदर घुस गया तो क्या आ जाएगा, तो भी पहचान में आ जाएगा।
समझ आ रही है मेरी बात, हाँ या ना? ठीक है, तो सुन लेना, जो हमारा ब्लड ग्रुप ए होता है इसकी बॉडी में क्या होती है, इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज दोनों के अगेंस्ट होती हैं, ए के अगेंस्ट भी होती है और बी के अगेंस्ट भी होती है। तो जैसे ही एंटर करता है क्या होता है, जैसे ही ये चीज़ें ऐसे एंटर करती हैं तो क्या होती है बेटे, प्रॉब्लम हो जाती है, और उस वजह से क्या होता है, हमारे पास रिएक्शंस हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? रिएक्शंस हो जाती हैं। दैट रिएक्शन को कहता हूँ क्या मैं, एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है ना। और ये एंटीजन एंटीबॉडी जब इंटरेक्शन होता है तो दिस लीड्स टू दी एग्लूटिनेशन। क्या होती है जी? एग्लूटिनेशन होती है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस एग्लूटिनेशन की वजह से, इस एग्लूटिनेशन की वजह से क्या होता है, क्लम्पिंग हो जाती है, ठीक है ना। आरबीसीज क्या कर जाते हैं, आरबीसीज ये क्लम्प कर जाते हैं, चोकिंग हो जाती है, और इसकी वजह से फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकती नहीं, होती हैं, ठीक है जी। आसान है। तो सर फिर कैसे करेंगे? तो बेटे ध्यान रखना, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है ना, उसकी सर्फेस पे एंटीजेंस कौन से हैं, ए वाले हैं। उसकी बॉडी में क्या है, एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट हैं, बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं। तो उसको ब्लड ग्रुप कौन दे सकता है? उसको ब्लड ग्रुप वो दे सकता है जिसने लाल रंग की टोपी पहन रखी हो, मतलब कि ए वाला, ठीक है, या वो दे सकता है जिसने कोई टोपी पहनी नहीं रखी हो। मेरी बात समझ पा रहे हो भाई? रेड वाले कैसे पहचानते थे? रेड वाले पहचानते थे, उन लोगों को पहचानते थे जिन्होंने क्या कर रखी थी, जिन्होंने ब्लू कलर की कैप लगा रखी थी। बट एक ऐसा बंदा आ गया जिसने कोई कैप लगाई नहीं रखी, जैसे ओ, इसके सर्विस में कोई एंटीजन है ही नहीं, तो क्या होगा, तो बेटे काम हमारा डन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंदर वो एंटर कर जाएगा और वो पहचान में भी नहीं आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना? क्योंकि गंजे इंसान को पहचानना क्या है, बड़ा मुश्किल है। पहचानना तब आसान है जब उसने टोपी लगा रखी हो, या तो उसने रेड कलर की कैप लगा रखी हो, या उसने ब्लू कलर की कैप लगा रखी हो, तो उसको डिटेक्ट करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। बट अभी क्योंकि उसने कोई कैप लगाई नहीं रखी है तो उसको डिटेक्ट करना क्या होगा, बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। द सेम इज ट्रू फॉर द बी। ब्लड ग्रुप बी जिनका होता है उनकी बॉडी में क्या होते हैं, उनके एंटीजेंस, उनकी बॉडी पे एंटीजेंस कौन से होते हैं, बी वाले होते हैं। और एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट होती है, एंटीबॉडीज ए के अगेंस्ट हुआ करती है, एंटी ए, ठीक है। तो उसको आप कौन सा ब्लड दे सकते हो, ए तो नहीं दे सकते क्योंकि एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। तो आप उसको बी दे सकते हो, या आप उसको ओ दे सकते हो, ठीक है। अब आते हैं किस पे, ए बी पे। किस पे आते हैं, ए बी पे। तो आपको पता होगा ए बी पे क्या था, एंटीजन ए भी था और बेटे एंटीजन बी भी था, तो दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट थे। भाई पक्की बात है, हाँ या ना? बढ़ जाएं, ओके। तो अभी क्या है, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा कौन सी हैं, कोई एंटीबॉडीज नहीं है, क्योंकि अगर एंटीबॉडीज ए के अगेंस्ट होंगी तो इस वाले एंटीजन को नुकसान पहुंचाएंगी, और बी के अगेंस्ट होंगी तो इस वाले एंटीजन को, बी को नुकसान पहुंचाएंगी। तो ए बी वाले ब्लड ग्रुप ने क्या करा, डिसाइड करा कि बॉडी में कोई एंटीबॉडीज रखेंगे ही नहीं। और इसका फ़ायदा मिला किसको, उन लोगों को जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, क्योंकि अब वो ए बी से तो ब्लड ले सकते हैं, पर वो ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, और ओ से भी ले सकते हैं, बेटे किस से भी ब्लड ले सकते हैं। एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। क्या कहलाते हैं वो, कहलाते हैं हमारे पास के यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। अरे आसान है, मुश्किल तो नहीं है, बढ़ जाएं आगे, ठीक है जी, ठीक है। तो ये वाली बात हमारे पास एक होती है। अब ओ पे चलते हैं। तो ओ पे क्या है, ओ तो बेटे बिल्कुल ही साफ था, याद है ना, गंजापन था उसको तो बेचारे को, टचवुड भगवान ऐसा कोई ना हो, ठीक है ना, किसी को गंजापन ना है, ठीक है, ओके। एंटीजेंस ऑन आरबीसीज, ठीक है ना। तो इसकी सर्विस पे क्या है, इसकी सर्विस पे कोई एंटीजन नहीं है, देयर इज नो एंटीजन, नील एंटीजन, ठीक है ना। पर एंटीबॉडीज हैं, हाँ सर एंटीबॉडीज है, किसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं और बी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज हैं। मतलब कि अगर इस ओ पर्सन, ठीक है ना, इसकी बॉडी में क्या है, अगर इसको ब्लड दिया किसका, ए वाला, तो पहचान लिया जाएगा क्योंकि एंटीबॉडीज ए के अगेंस्ट भी हैं। बी दिया गया तो भी पहचान लिया जाएगा, और ए भी दिया गया तो डबल नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकता है, इसको ब्लड दे सकता है कौन, सिर्फ और सिर्फ एक ओ वाला ही दे सकता है, ठीक है ना। बट ये सभी को दे सकता है। अगर आप देखोगे तो ये डोनर किस किस केस में है, ये ओ के केस में तो डोनर है ही, ए बी के केस में भी है, बी के भी और ए के भी। तो दैट्स वाई ओ वाला कहलाता है, हमारे पास कहलाता है क्या, यूनिवर्सल डोनर। आसान है, मुश्किल तो नहीं है जी, पक्का। तो बेटे ये वाली बात हमारे पास क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी, हम एक अलग टाइप के ग्रुपिंग की, ब्लड ग्रुपिंग जो अगली आ रही है हमारे पास, कौन सी वाली, ए बी वाली। कौन सी आ रही है हमारे पास, ब्लड ग्रुपिंग आ रही है कौन सी मेरे प्यारे बच्चों, ए बी वाली तो हो चुकी है, माफ़ कीजिएगा, हमारे पास आ रही है कौन सी, आर एच वाली। कौन सी आ रही है, आर एच वाली। कोई डाउट है यहाँ तक तो आप मेरे से पूछिए, कोई भी डाउट, ठीक है। और जो बच्चे अभी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ हमारे न्यू चैनल पे जिसका नाम है जस्ट नीट, ओके। सो डाउट आ रहा है तो पूछो, मैं यहाँ पे नीचे बैठा हुआ हूँ, मैं आपके रिप्लाईज कर दूंगा, ठीक है जी। ऑल्दो दिस वीडियो इज़ नॉट लाइव बट आई एम देयर टू आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है ना। कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम डाउट का रिप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। मैं ऐसे आपके डाउट्स का रिप्लाई आज यहाँ पे कर दूंगा, ओके। बढ़ जाएं आगे। सो द आर एच एंटीजन,
जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास, तो इसको समझते हैं। कहता है कि जैसे हमारे पास आरबीसी के ऊपर लगा हुआ एंटीजन ए था, आरबीसी के ऊपर लगा हुआ एंटीजन बी था, वैसा ही एक और एंटीजन भी क्या हुआ है, वैसे ही एक और एंटीजन भी यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों लगा हुआ है, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा। सो दिस एंटीजन इज़ द RH एंटीजन। कौन सा एंटीजन है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द RH एंटीजन। पक्का है, आसान है। अच्छा, ये RH का मतलब क्या है बेटे, RH का मतलब यहाँ से लिया गया है क्या, रीसेस। किससे लिया गया है, ये वर्ड लिया गया हमारे पास किससे, रीसेस से। और रीसेस क्या होता है, रीसेस एक मंकी हुआ करता है, एक बंदर है रीसेस। देखा है तुम लोगों ने कभी, तुम कोई ऑस्ट्रेलिया गए हो तो रीसेस मंकी देखा तुमने, ऑस्ट्रेलिया गए हो कभी, नहीं गए, नहीं। रीसेस मंकी को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको इंडिया में मिल जाएगा। आप जहाँ पर रहते हो ना वहीं मिल जाएगा। अरे नॉर्मल बंदर देखा है आपने, अरे यार वो जो हाथ से बिस्कुट का पैकेट लेके भाग जाता है, कई बार चिप्स खा रहे हो तो वो पैकेट लेके भाग जाता है, देखा है ना, ऐसे कूदता फिरता चलता रहता है, मटक मटक के चलता है, ठीक है। सो दैट मंकी इज़ द रीसेस मंकी। इसको देखने के लिए आपको अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं है, या आपको जहाँ पर है वहीं के वहीं आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। और सभी ने देखा होगा यार, जो अरे जो आम बंदर होता है यार, वो उसी को हम रीसेस मंकी कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ दी उसके आरबीसी में सबसे पहले हमने इस प्रोटीन को पाया था, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है हमारे पास ये RH प्रोटीन। और जिनकी बॉडी पे ये RH प्रोटीन है वो कहलाते हैं कि हमारे पास RH पॉजिटिव, और जिनकी बॉडी पे ये नहीं है वो कहलाते हैं हमारे पास क्या, RH नेगेटिव। अच्छा, यहाँ भी पॉजिटिव लिखा हुआ है, हद हो गई यार बिल्कुल ही, ठीक है। तो दैट आर नोन एज RH नेगेटिव। सो देयर आर 2 टाइप्स, ठीक है ना। कौन कौन से हमारे पास, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। आप सुन लेना 80% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की, ठीक है ना, दैट इज RH पॉजिटिव। ज़्यादातर लोग क्या हुआ करते हैं, RH पॉजिटिव हुआ करते हैं, ठीक है। 20% लोग जो हैं वो नहीं भी होते हैं, जैसे कि मैं उनमें से हूँ जो RH नेगेटिव हैं, ठीक है। तो चलिए ये वाली बात समझ आ गई है आपको, मुश्किल तो नहीं है, बढ़े आगे। तो सर इसके हिसाब से क्या हो सकता है, तो बेटे देखो, जो हम ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते थे, अभी हम क्या पढ़ते थे, अभी हम ब्लड ग्रुप पढ़ते थे क्या, AB, AB या O, ठीक है ना। तो ये तो कॉम्बिनेशन थे ना, कि सिर्फ A है तो A हो जाएगा, सिर्फ B है तो B हो जाएगा, A और B दोनों है तो AB हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ O है तो मतलब कुछ भी नहीं है तो O हो जाएगा। बट अभी क्या है, अब एक और कॉम्बिनेशन आ गया, किसका, अब भैया RH ही मैच करो सबका, हाँ या ना। इफ RH इज प्रेजेंट देन इट विल बी A पॉजिटिव, इफ B एंटीजन एंड RH इज प्रेजेंट देन B पॉजिटिव, इफ A B एंड RH इज प्रेजेंट देन AB पॉजिटिव, इफ नथिंग इज प्रेजेंट बट RH इज प्रेजेंट देन O पॉजिटिव। और अगर ये एब्सेंट है सब पे तो A प्रेजेंट है, मतलब A एंटीजन है बट RH नहीं है तो A नेगेटिव, B है पर RH नहीं है तो B नेगेटिव, A और B दोनों है, ठीक है ना, बट RH नहीं है तो A भी नेगेटिव, और क्या चीज़ हमारे पास, कुछ भी नहीं है और RH भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ही न्यूट्रल केस हो गया हमारे पास, ठीक है ना, तो O नेगेटिव, ठीक है। ऐसा मैंने एक मैंने मेरे ख्याल से मैंने आर्टिकल में पढ़ा था, ये मुझे कहानी सुनाई गई थी, मुझे याद नहीं है बेसिकली, ठीक है, कि आप लोगों ने सुना होगा इंदिरा गांधी जी के बारे में, सुना है आपने इंदिरा गांधी जी के बारे में, ठीक है ना, वो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। तो बेसिकली क्या हुआ, उनको जब उनकी हत्या कर दी गई थी, असैसिनेशन हुआ था उनका, ठीक है ना, बहुत ही गलत चीज़ थी वो, खैर ठीक है। तो उनको जब गोली लगी तो क्या हुआ, उनका ब्लीडिंग काफ़ी हो गई, और ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होने की वजह से ब्लीडिंग होने की वजह से क्या हो गया, ऑब्वियसली बात है बॉडी में एक्सेस में ब्लड लॉस हो गया होगा, तो उनको ब्लड ग्रुप चढ़ाना था, और उनका ब्लड ग्रुप क्या था, O नेगेटिव था, ठीक है ना, बट O नेगेटिव उस टाइम रेड क्रॉस सोसाइटी दिल्ली में अवेलेबल नहीं था। ऐसी मैंने कहानी सुनी है, मतलब ये फैक्ट्स आप चेक कर लेना, ऐसा है भी कि नहीं है, मैं आपको कहानी पर सुना दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी इंटरेक्टिव बात हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो एम है वो क्या है, वो है लर्न एंड इवेल्युएट थ्रू कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है ना। कंसेप्ट, तो ये कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको ये वाली स्टोरी सुना रहा हूँ, ठीक है। इवेल्युएट करेंगे अभी क्वेश्चन से, क्वेश्चन आएंगे अभी, आज मैं लेकर आया हूँ सुपर 10 क्वेश्चन, सुपर 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है जी। तो क्या हुआ कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं था, हाँ, बट लखनऊ की जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वहाँ से ब्लड मंगाया गया था, बट मीनवाइल इतने में उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। अगर यहाँ पे शायद ये O नेगेटिव ब्लड होता तो शायद उनकी डेथ नहीं होती, ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये एक बहुत रेयर ब्लड ग्रुप्स में से आता है, O नेगेटिव और AB नेगेटिव, दे आर द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। तो ध्यान रखो भाई, जिसका O नेगेटिव है, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो अपना ध्यान रखेंगे, ज़्यादा ब्लड लॉस मत करवाना, ठीक है जी। चलें आगे, ओके। तो आगे आते हैं हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग में ही एक और कंडीशन हमारे पास आती है, ठीक है ना, जो क्या है हमारे पास जो आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी, RH इनकम्पैटिबिलिटी, कौन सी आती है, RH इनकम्पैटिबिलिटी की। अरे सर ये नई चीज़ क्या गई, RH इनकम्पैटिबिलिटी, ये सर एक नई चीज़ क्या है हमारे पास, सर इसको थोड़ा सा हमें बताओ।
तो ब्लड ग्रुपिंग करते हुए ना बड़ा ध्यान रखा जाता है। क्या रखा जाता है? बड़ा ही ध्यान रखा जाता है। सर किस चीज़ का ध्यान? सुनो, होता क्या है कि जो लोग क्या होते हैं, जो लोग RH पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं? जो लोग RH पॉजिटिव होते हैं बेटे, उनकी बॉडी में ना कोई RH के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है ना। जो लोग क्या हैं, जो लोग RH पॉजिटिव हैं, इनकी बॉडी में दे हैव नो एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH। भाई क्यों होगा भाई? अरे अपने आप को मारना थोड़ी है। अच्छा आप मुझे बताओ कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? A है, तो क्या मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज होंगी A के अगेंस्ट? कभी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अगर मेरी बॉडी में A के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी तो तो वो एंटीबॉडीज मेरे ही एंटीजन को खत्म करना शुरू कर देंगे, मारना शुरू कर देंगी। भाई हाँ या ना? टेक्निकली बात समझ आ रही है? ठीक है जी, ओके। बट मेरी बॉडी में कोई फॉरेन चीज़ ना आ जाए, जैसे कि कोई मान लो कोई X चीज़ या कोई B चीज़ ना आ जाए, तो इस B को मारने के लिए, B को हटाने के लिए क्या है? एंटीबॉडीज हुआ करती है। किसके अगेंस्ट? मेरे प्यारे बच्चों, B के अगेंस्ट हुआ करती हैं। किसके अगेंस्ट हुआ करती हैं? B के अगेंस्ट, किसी फॉरेन सब्सटेंस के लिए। अब यही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ किससे? RH से रिलेट करके, ठीक है जी। मैं इसको मिटा रहा हूँ अब, ठीक है। तो आप सुनना मेरी बात को, ठीक है। मान लो कि कोई एक इंडिविजुअल है, क्या है? कोई एक इंडिविजुअल है और वो क्या है? वो RH नेगेटिव है। क्या है? वो RH नेगेटिव है। हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है, मैं हूँ, ठीक है। अब मेरी बॉडी के लिए जो RH एंटीजन है वो तो भाई फॉरेन है, क्योंकि मेरी बॉडी ने तो आज तक कभी आज तक मेरी बॉडी कभी क्या नहीं हुई है, मिली है ही नहीं, ठीक है ना। RH से मिली नहीं, तो वो क्या है? मेरी बॉडी के लिए बेसिकली एक फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है ना। तो RH एंटीजन इज़ अ फॉरेन पार्टिकल फॉर माई बॉडी। और अगर ये किसी भी वजह से मेरी बॉडी में एंटर कर गया तो मेरी बॉडी क्या करेगी? मेरी बॉडी करेगी, माई बॉडी विल सिंथेसाइज एंटीबॉडीज। मेरी बॉडी क्या करेगी? मेरी बॉडी बेटे इसके अगेंस्ट क्या करेगी? एंटीबॉडीज बनाएगी, एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH, ठीक है। और क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? अगेन फिर यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा, फिर से एग्लूटिनेशन होगी, फिर से प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। और प्रॉब्लम बहुत बड़ी भी सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का क्या रखा जाता है? बड़ा ध्यान रखा जाता है, इसलिए ब्लड ग्रुप हमेशा मैच करा जाता है। आपने देखा होगा एक्सीडेंट केस में भी क्या करा जाता है? ब्लड ग्रुप को मैच करा जाता है, ठीक है जी। अरे पक्का है? आसान है, मुश्किल है? सर आसान है, वाली बात तो समझ आ गई जी आपको, ठीक है। अब सर आप ये वाली बात पढ़ा के रहे हो क्या? इस वाली बात का हमें आ रही कोर्स से कुछ लेना देना है हमारे नीट का, जो आप हमें पढ़ा रहे हो। आप बोलते हो ना बार बार जस्ट नीट, ठीक है ना, लर्न एंड इवेल्युएट थ्रू कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस, इससे कुछ लेना देना है हमारे पास? हाँ बेटे, एक बात बड़ी ज़रूरी है, आप समझना इस वाली बात को, मैं बताता हूँ आपको। और ये वाली बात मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा, शायद ये वाली बात आपको इतनी आसान तरीके से आज तक किसी ने बताई भी नहीं होगी, ठीक है ना। सुनो 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 सुनो, मैं वाली बात आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आप इसको देखो, पेन नहीं, यहाँ पे हम लेंगे हाईलाइटर बड़ा सा, ठीक है जी। चलो देखो यार, ये क्या है? ये मान लो मदर है, क्या है ये? दिस इज़ द मदर। देखते रहना भाई, देखते रहना, ठीक है। और उसके अंदर ये क्या है? ये एक फीटस है, क्या है? दिस इज़ द फीटस, ये एक बच्चा है, ठीक है। और ये जो बच्चा है ये अपनी मदर से, किससे जी? ये अपनी मदर से अटैच्ड है बाय मीन्स ऑफ द प्लेसेंटा। माफ़ कीजिएगा, एकदम से क्या हो गया हमारे पास? एक क्रैश हो गया है। ओके, वेट फॉर अ मिनट, इसको हम एक बार देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। ओके ओके ओके, थोड़ी सी यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे हमें समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है, एंड यहाँ से रिकवर कर रहा है। ओके ओके ओके, हम आगे आते हैं, आगे नहीं वापस पीछे जाते हैं हम, और हम इसको इस वाले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है ठीक है। तो बेटे ये सब चीज़ आप देख चुके हैं, आप मुझे ऑलरेडी जान चुके हैं। आप लोग यहाँ से जस्ट नीट से आप इस सब चीज़ को इंस्टॉल कर चुके हैं, ब्लड ग्रुप A पढ़ चुके हैं, B, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, और हम पढ़ रहे थे कहाँ पर? इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था क्या बेटे? मैं यहाँ पर आपको किस बारे में बता रहा था? यहाँ पर मैं आपको बता रहा था इस एंटीजन के बारे में, ठीक है। तो मान लो कि क्या है? ये मदर है, क्या है ये? सपोज दिस इज़ दी मदर, ठीक है। और ये क्या है? ये है क्या? फीटस। क्या है ये बेसिकली एक बच्चा है, ठीक है। और ये अटैच्ड है किससे? बाय मीन्स ऑफ दी प्लेसेंटा। किससे अटैच्ड है ये मेरे प्यारे बच्चों? ये अटैच्ड है किससे? प्लेसेंटा से। किससे अटैच्ड है ये? प्लेसेंटा से अटैच्ड है। तो सर क्या हो गया? अच्छा कंडीशन सुनो आप, कि ये जो मदर है, क्या है? ये जो मदर है, दिस मदर इज़ RH नेगेटिव। क्या है ये मदर RH नेगेटिव है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास फीटस, क्या है ये जो फीटस है ये क्या है? ये हमारे पास RH पॉजिटिव है। भाई ठीक है जी, आसान है मुश्किल है? आसान है, पक्का? बढ़ जाएं, ओके। अब क्या होने वाला है इस वाली बात को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो यार, कि
ये प्लेजेंटा जो है ना, इसके थ्रू, किसके थ्रू, इस प्लेजेंटा के थ्रू क्या हो सकता है, मदर की बॉडी से ग्लूकोज जा सकता है। हाँ सर, ग्लूकोज जा सकता है। क्या वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ सकती है? आ सकती है। क्या यहाँ से ऑक्सीजन जा सकती है? जा सकती है। क्या यहाँ से एंटीबॉडीज जा सकती हैं? हाँ, एंटीबॉडीज मदर की बॉडी से फीटस की बॉडी में जा सकती हैं, ठीक है। बट क्या है कि अभी तक क्या हुई है, अभी तक ना मदर एक्सपोज नहीं हुई है, किससे, RH एंटीजन से। किससे एक्सपोज नहीं हुई है? आज तक वो एक्सपोज नहीं हुई, किससे, RH एंटीजन से। समझ पा रहे हो मेरी बात को भाई, हाँ या ना? पक्का, ठीक है। तो क्या होगा, तो मदर की बॉडी में, किसकी बॉडी में, ये जो मदर है हमारी, ठीक है ना, ये जो मदर है, ठीक है ना, जिसको यहाँ पे मैंने मदर लिखा हुआ है, मदर अभी तक क्या नहीं हुई है, एक्सपोज नहीं हुई है। मदर हैज़ नॉट एक्सपोज्ड टू दी RH पॉजिटिव ब्लड। अभी तक मदर को RH पॉजिटिव ब्लड से सामना नहीं हुआ है, इसलिए मदर ने अभी तक ये एंटीबॉडीज़, ये जो एंटीबॉडीज़, एंटी-RH एंटीबॉडीज़ अभी तक नहीं बनाई है। और नहीं बनाई है, इसी वजह से ये एंटीबॉडीज़ प्लेजेंटा को क्रॉस करके अंदर तक नहीं पहुंच रही है, और इसी वजह से फीटस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये फीटस क्या करेगा, अपना गेस्टेशनरी पीरियड पूरा करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको डिलीवरी होगी, और डिलीवरी करते हुए क्या करेंगे, जब डॉक्टर्स क्या करेंगे, डॉक्टर्स या जो नर्सेज है क्या करेंगे, जब वो अम्बिकल कॉर्ड को कट करेंगे, तो हो सकता है कि 1 या 2 ड्रॉप ब्लड, ये थोड़ा सा ज़्यादा भी, मदर की बॉडी में गिर जाए। भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर ब्लड गिर गया, then the mother will get exposed to this RH positive blood। मदर क्या करेगी, मदर इस RH पॉजिटिव ब्लड से क्या कर जाएगी, एक्सपोज कर जाएगी। और अगर मदर एनकाउंटर कर गई इस RH पॉजिटिव ब्लड से, तो मदर खुद क्या है, मदर है RH नेगेटिव। ब्लड कैसा आया, RH पॉजिटिव। मदर के लिए ब्लड कैसा है, फॉरेन है, फॉरेन एंटीजन है, RH एंटीजन। तो मदर क्या करेगी, मदर इस एंटीजन के अगेंस्ट करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। नाउ द मदर विल सिंथेसाइज द एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस RH एंटीजन, और बना के अपने पास रख लेगी, ठीक है जी। जैसे कि आपको इस डायग्राम में बना हुआ नजर आ रहा होगा। कहता है जब डिलीवरी हुई, क्या हुई, जब डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी होते हुए क्या हुआ, यहाँ से कुछ ब्लड, क्या यहाँ से कुछ ब्लड क्या हो गया, मदर की बॉडी में चला गया, हाँ या ना। और इसी वजह से मदर की बॉडी क्या हो गई, मदर की बॉडी एक्सपोज हो गई उस RH पॉजिटिव ब्लड से, एंड मदर ने क्या करा, मदर ने वो एंटीबॉडीज बना ली, एंटीबॉडीज बना ली, किसके अगेंस्ट, RH एंटीजन के अगेंस्ट। पक्की बात है, हाँ या ना। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब सेकंड प्रेगनेंसी में, कौन से केस में बेटा, देखो यहाँ देखो 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 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फटाफट देखो, ठीक है ना। किस केस में, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर अब सेकंड प्रेगनेंसी जब होगी, क्या होगी यहाँ पर, जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी, तो अगेन बच्चे का ब्लड कैसा होगा, मान लो अगर बच्चे का ब्लड फिर से क्या हो जाता है, फिर से बच्चे का ब्लड RH पॉजिटिव हो जाता है, तो मदर तो अभी भी क्या है, मदर तो अभी भी RH नेगेटिव है। और नाउ इन दिस केस द बॉडी ऑफ मदर हैज दीज एंटीबॉडीज, मदर की बॉडी में अभी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, एंड वी नो दैट दीज एंटीबॉडीज कैन ट्रांसफर, कैन ट्रैवल थ्रू द प्लेजेंटा, ये प्लेजेंटा के थ्रू ट्रैवल कर सकती है, और यहाँ से अंदर एंटर कर जाएंगी, और बच्चे की बॉडी में, फीटस की बॉडी में घुस जाएंगी। और जब वहाँ पर एंटर करेंगी, तो बच्चे का ब्लड कैसा है, वहाँ पे है उसका ब्लड ग्रुप कैसा, मेरे प्यारे बच्चों, RH एंटीजन वहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ दिस RH एंटीजन विल रिएक्ट विद दी RH एंटीबॉडीज़, या एंटीबॉडीज़ आप बोल सकते हैं, RH एंटीबॉडीज से क्या करेगा, वो यहाँ पे लड़ जाएगा, ठीक है ना। उनकी क्या होगी, रिएक्शन होगी, एग्लूटिनेशन होगा। सुना भाई, समझ आ रही है मेरी बात, हाँ या ना, ठीक है। और तुरंत क्या होंगे बेटे, बच्चे के जो RBCs हैं, क्या हैं, जो बच्चे के RBCs हैं, वो RBC टूटने शुरू हो जाएंगे। पक्का, हाँ या ना। जब RBC टूटते हैं तो सुन लेना, RBC में क्या होता है, RBC में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और ये वाली बात आप सभी लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो क्या बनते हैं, तो बेटे बाइल पिगमेंट्स बनते हैं हमारे पास, ठीक है ना। क्या बनते हैं, बाइल पिगमेंट्स दैट आर येलो इन कलर। और इस वजह से क्या हो जाएगा, बच्चे को तुरंत जॉन्डिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, जब ये कंडीशन स्टार्ट होगी। समझ आ रही है मेरी बात, पक्का जॉन्डिस हो जाएगा। पर धीरे धीरे क्या होंगे, धीरे धीरे सारे के सारे RBCs टूटने शुरू हो जाएंगे, और टूटते आगे मतलब बहुत स्पीड से डिस्ट्रॉय होने शुरू होंगे, एंड दिस विल लीड्स टू दी एनीमिया। बच्चे को ये एनीमिया हो जाएगा, एंड इवेंचुअली द फीटस विल डाई इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चे की हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, एंड दिस केस इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। बेटे लिखा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। भाई पक्का है, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है जी। बढ़ जाएं आगे। तो कहता है कि इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर दैट इज RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस RH पॉजिटिव थ्रू प्लेजेंटा एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC। फीटल RBC को डिस्ट्रॉय करेंगे, और इस वजह से क्या होगा, दिस, ठीक है ना, इस वजह से क्या हो जाएगा, बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा, एंड सीवियर एनीमिया हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एंड दिस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज
फैटल, दिस इज डेडली। समझ आई मेरी बात? सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी ब्लड ग्रुपिंग। तो बेटे ब्लड ग्रुपिंग वाला पार्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब ए बी ब्लड ग्रुपिंग, जो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़नी थी वो कंप्लीट हो रही है हमारे पास, और जो हमने ओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़नी थी वो खत्म हो रही है। अब ब्लड ग्रुपिंग से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है हमारे पास क्या, ब्लड ग्रुप का ही एक और पार्ट। इसको मैं ग्रुपिंग को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड क्लॉटिंग हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। भाई पक्का है, आसान है, मुश्किल है, आसान है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो लिखा हुआ है, बट अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसको अलग ही तरीके से आज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। एंड आई गारंटी जो मैं आपको जहाँ पे क्लॉटिंग पढ़ाने वाला हूँ, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस पार्ट। आप इसको एंजॉय करेंगे कि सर अच्छा ऐसे भी हो सकता है, कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। तो सुने आप, क्या हुआ जी, बेसिकली हुआ क्या, मैं सब्जी काट रहा था, ठीक है ना। मतलब मुझे दाल बनाने का बहुत शौक है, और मैं पीली दाल बहुत अच्छी बनाता हूँ, ठीक है। अभी सीखी है मैंने लॉकडाउन के दौरान ये बनानी, ठीक है। तो मैं सब प्याज काट रहा था बेसिकली तड़का लगाने के लिए, और क्या हुआ, मेरी उंगली में कट लग गया। क्या लग गया, मेरी उंगली में कट लग गया, ठीक है जी। अब कट लगने से क्या होगा, कट लगने से क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये ब्लीडिंग होती रहेगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ या अरे यार बोलो, पक्का है? तो बेटे ये मेरी उंगली में क्या लग गया, ये कट लग गया यहाँ से, और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से बेटे ये ब्लड बाहर बह रहा है, पक्का। अब मेरी बॉडी को चाहिए, मेरी बॉडी को चाहिए कि भैया इस ब्लड को क्या करा जाए, इस ब्लड को रोका जाए। तो देखिए ब्लड को कैसे रोका जाएगा, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को हम समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, बेसिकली मेरी बॉडी में जो प्रेजेंट है कौन, फिब्रिनोजन। अरे कल पढ़ाया था आपको मैंने, हाँ या ना। तो फिब्रिनोजन क्या है, फिब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में क्या है, अभी इनएक्टिव फॉर्म में, नाउ इट इज सॉल्युबल, ठीक है ना, इनएक्टिव फॉर्म में है। और ये अभी मेरी ज़्यादा मदद ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा किसमें, दिस फिब्रिनोजन नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू द फिब्रिन। किस में कन्वर्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द फिब्रिन, फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ये फिब्रिन क्या करेगा, दिस फिब्रिन विल अंडरगो डीपॉलीमराइजेशन एंड रीपॉलीमराइजेशन। ये क्या करेगा, ये डीपॉलीमराइज करेगा एंड इट विल अगेन रीपॉलीमराइज। ये फिर से जोड़ना शुरू करेगा। अपने जो धागे हैं फिब्रिन वो क्या करेंगे, इनसॉल्युबल है, ध्यान रख लेना ये, ठीक है ना। सॉल्युबल होगा तो ब्लड से अलग ही कैसे होगा, तो ये धागे बनाएगा, क्या बनाएगा, ये अपने धागे बनाएगा। सो इट विल पॉलीमराइज, इट विल पॉलीमराइज, इसकी पॉलीमराइजेशन होगी। और मेरे प्यारे बच्चों जब इसकी पॉलीमराइजेशन होगी तो क्या होगा, इट विल पॉलीमराइज, और पॉलीमराइजेशन होने के बाद ये इसके थ्रेड्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, इसके ऐसे करके ये थ्रेड्स, ऐसे करके ये बन जाएंगे। ये फिब्रिन के थ्रेड्स हैं, क्या है इसके, ये फिब्रिन के थ्रेड्स हैं। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा, देखो यार यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये कहते हैं फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस इन द प्लाज्मा, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर कैसे करके थ्रेड से बन जाएंगे। देखते रहना जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ ये वाली चीज़ मैं आपको, ठीक है। तो ऐसे 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 करते क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये थ्रेड्स बन जाएंगे, और ये थ्रेड्स का जो इसका जो पोर साइज होगा क्या होगा, वो बहुत छोटा होगा। और इसमें क्या होंगे, इसमें बेटे जो आरबीसी हैं वो आएंगे, और यहाँ पर आके क्या हो जाएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जितने भी हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, दे ऑल विल कम एंड दे विल गेट ट्रैप्ड हियर। तो आप देखना कि यहाँ पे जो इंसाइज वूंड था मेरा, जो चोट लगी थी मुझे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऐसे करके ये ऐसे करके बन गया है, ठीक है ना। ये कवर हो जाएगा, और कवर होने के बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ऐसे करके आरबीसी आके फंस जाएंगे, और फंसते ये वाला पार्ट ऐसा हो जाएगा। भाई समझ आ रही है मेरी बात? तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऐसे करके बंद हो जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा क्या, ब्लड क्लॉट। क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ब्लड क्लॉट, या इसको हम कहते हैं क्या, कोएगुलम। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं क्या, कोएगुलम। भाई बोलो यार, आसान है मुश्किल है, समझ तो नहीं आ रही मेरी बात, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, समझ आ रही है? पेपर में सवाल गलत कर दोगे? नहीं सर नहीं करेंगे, गुड, ठीक है जी। गलत नहीं करना, ठीक है, गलत नहीं करना, क्योंकि अब मैं आपको ये पढ़ाने के बाद सिर्फ छोड़ूंगा नहीं, कोचिंग नहीं है ये कि आज पढ़ा दिया टेस्ट 1 महीने बाद होगा। ये अनअकैडमी है, ये जस्ट नीट है। ये यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर बेटे लाइन ही यही है। यहाँ पर जो हमारी जो मोटो है ना आपको पढ़ाने का, वो क्या है, वो है लर्न एंड इवेल्युएट थ्रू कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। समझ पा रहे हो मेरी बात को? लर्निंग, कंसेप्ट्स, इवेल्युएशन, क्वेश्चंस। क्वेश्चन से इवेल्युएट करें, कंसेप्ट को लर्न करें। तो पढ़ा रहा हूँ अभी क्या, कंसेप्ट। ये कंसेप्ट है, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं बायो में कंसेप्ट नहीं होते, तो ये कंसेप्ट ही तो है, कंसेप्ट ही तो है कि फिब्रिनोजन की जो कन्वर्जन है फिब्रिन में वो कैसे हो रही है। दिस इज द कंसेप्ट। इसको करने के लिए एक रिसर्च चाहिए, और जिस चीज़ को समझने के लिए रिसर्च चाहिए, जिस चीज़ को समझने के लिए दिमाग चाहिए, वो एक कंसेप्ट जरूर है, ठीक है। तो फिब्रिनोजन गेट कन्वर्टेड इनटू द फिब्रिन। अब आप सुनेंगे कि फिब्रिन में कैसे कन्वर्ट हुआ। सर को सपना आया था कि चोट लग गई है फिब्रिनोजन, मुझे अब कन्वर्ट हो जाना चाहिए फिब्रिन में, ऐसा कैसे हो रहा है सर, मतलब बॉडी को कैसे पता चल रहा है? तो सुनेंगे हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में एक और इनएक्टिव प्रोटीन पड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है
प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, क्या, प्रोथ्रोम्बिन। ये पड़ा हुआ है आराम से, ये सो रहा है अभी तक, ये इनएक्टिव है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जैसे ही चोट लगी तो ये प्रोथ्रोम्बिन क्या हो गया, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो गया किसमें, थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रोथ्रोम्बिन था हमारे पास, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन ने क्या करा, थ्रोम्बिन ने एक्टिवेट कर दिया किसको, फिब्रिनोजन को, किसमें, फिब्रिन में। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कहता है fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogens in the plasma by the enzyme thrombin। थ्रोम्बिन ने कन्वर्ट किया है। और थ्रोम्बिन कैसे आया, कहता है थ्रोम्बिन in turn are formed from the another inactive substance in the plasma called prothrombin। ये खुद प्रोथ्रोम्बिन से बना है। सर फिर से सर वही वाली बात आ गई, आपने बता दिया सर फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया और थ्रोम्बिन ने करवाया, पर सर प्रोथ्रोम्बिन को कैसे पता चला कि मुझे अब इस टाइम पर एक्टिवेट हो जाना चाहिए। सवाल लाजमी है और सवाल बहुत अच्छा भी है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं आपको ये वाली बात बताऊंगा। बेटे चोट लगी कहाँ पर है, चोट लगी है नहीं टिश्यू पे, कहाँ पे लगी है, दिल पे कोई चोट लगी, टिश्यू पे चोट लगी है, ठीक है जी। तो समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो जो चोट लगी है वो लगी है कहाँ पर, इस टिश्यू में, ठीक है। तो दिस इज द इंजर्ड टिश्यू। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा पास क्या है, ये हमारा इंजर्ड टिश्यू है। और बेटे ये जो इंजर्ड टिश्यू है, दिस इंजर्ड टिश्यू विल सिक्रीट थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या सिक्रीट करेगा, ये सिक्रीट करेगा क्या, बताओ यार, ये सिक्रीट करेगा क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है ना, पक्का। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन इंजर्ड टिश्यू सिक्रीट कर रहा है, ये क्या है, ये बेटे बेसिकली एक लिपोप्रोटीन है। क्या है ये, दिस इज अ लिपोप्रोटीन। याद रहेगी वाली बात, ये एक लिपोप्रोटीन है। और इस लिपोप्रोटीन को कौन बना रहा है, इस लिपोप्रोटीन को बना रहे हैं कौन, हमारे पास ये इंजर्ड टिश्यू, ठीक है। सर सिर्फ टिश्यू ही सिक्रीट करते हैं, पर आपने तो बताया था कल वाली क्लास में, तो सर आपने बताया था कि थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्लेटलेट्स बनाती हैं। तो सुन लो, पहले पूरी बात तो सुनो। यस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि प्लेटलेट्स भी क्या बनाया करते हैं, प्लेटलेट्स भी थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया करते हैं। एक मिनट में इसको रब कर दूँ, चलो ऐसे चलता है यार, ठीक है ना, ऐसे लिखता हूँ मैं इसको। प्लेटलेट्स भी क्या बनाते हैं, प्लेटलेट्स भी थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया करते हैं। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। और उसको कहता हूँ क्या मैं, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर नंबर 3, ये फैक्टर नंबर 3 है। सुन लो, ये पेपर में पूछा जाता है कि कौन से फैक्टर्स हैं। तो प्लेटलेट जो बना रहा है वो बना रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 3, और केमिकली वो एक फॉस्फोलिपिड है। क्या है, वो एक फॉस्फोलिपिड है। तो दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन इज डिफरेंट from that thromboplastine that has been secreted by the injured tissue. This thromboplastine is chemically different. This is a phospholipid। ये क्या है, ये एक फॉस्फोलिपिड है अपने आप में। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है, पेपर में सवाल करोगे, नहीं करोगे, अभी करवाऊंगा इससे सवाल में तुम्हें, ठीक है, पक्का। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करते हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है ना। तो एक कैल्शियम आयन के साथ क्या कर जाते हैं, कैल्शियम आयन के साथ मेरे प्यारे बच्चों आपस में जुड़ जाएंगे। क्या कर जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे। और जब ये तीनों जुड़ेंगे, क्या होंगे, जब ये तीनों जुड़ेंगे तो ये एक और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इस तीनों के जुड़ने के बाद एक चीज बनकर आएगी, इसको कहता हूँ क्या मैं, प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या कहूँगा, क्या कहता हूँ मैं इसको, प्रोथ्रोम्बिनेज। और ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रोथ्रोम्बिनेज कन्वर्ट करेगा किसको, प्रोथ्रोम्बिन को, किसको, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा किसमें, थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन कहेगा कि भैया फिब्रिनोजन अब तुम कन्वर्ट हो जाओगे किसमें, फिब्रिन में। फिब्रिन आप क्या करोगे, फिब्रिन कहेगा मैं तो पॉलीमराइजेशन करूंगा, वो पॉलीमराइजेशन करेगा, एक नेटवर्क बनेगा, ऐसा एक नेटवर्क बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। और उस नेटवर्क में क्या होंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आके फंस जाएंगे एंड इट विल फॉर्म अ क्लॉट, और सिंपली वी से इट अ कोएगुलम। क्या कहते हैं उसको, कोएगुलम इज द टर्म दैट इज गिवन इन द एनसीईआरटी एंड यू शुड नो इट, ठीक है जी, पक्का। तो बेटे देखो कितना ही बेहतरीन प्रोसेस है, कितना ही बेहतरीन प्रोसेस है, समझ आ रही है आपको मेरी बात, पक्का जी। बढ़ जाए आगे, मुश्किल तो नहीं है। इस प्रोथ्रोम्बिनेज को कुछ बुक्स में थ्रोम्बोकाइनेज भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, या कई बार इस थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर नंबर 3 को हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कह देते हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई है, पक्का जी आ गई है। अरे सर आपने फैक्टर नंबर 3 के बारे में बताया, तो आप सर ऐसे तो और भी फैक्टर्स होते होंगे, हाँ होते हैं बिल्कुल, और फैक्टर्स भी होते हैं, तो सर उनके बारे में बताओ। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स किन किन नाम से जाने जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जो पहला फैक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा हमारे पास, फिब्रिनोजन, दैट इज फैक्टर नंबर, ठीक है ना, हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है फैक्टर नंबर 1 जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना, वो कौन सा है हमारे पास, वो है हमारे पास कौन सा, फिब्रिनोजन। कौन सा है हमारे पास, फिब्रिनोजन, ठीक है। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया कि जो रिएक्शन जो कैटेलाइज हो रही है, ये हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। किसके प्रेजेंस में हो रही है, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में रिएक्शन ये हुआ करती हैं। तो फिब्रिनोजन हमारे पास क्या हो गया, फैक्टर नंबर 1 हो गया, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास आ रहा है फैक्टर नंबर 2 जो हमारे पास आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन सा है, वो है हमारे पास कौन सा, ये
थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन सा है हमारे पास, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन आ चुका है, ठीक है ना। चौथा जो हमारे पास है वो है क्या, ये कैल्शियम आयन। कौन से हैं ये, कैल्शियम आयन हमारे पास, ये फैक्टर नंबर 4 है। पक्का आसान है मुश्किल है सर? आसान है सर, याद हो रहा है। पर सर ये जो हमारे पास बेसिकली फैक्टर्स हैं तो बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं ना, यहाँ तो आपने 4 ही बताए हैं। हाँ ये टोटल 13 होते हैं, मतलब होते नंबर में, मतलब नंबर वाइज तो 13 है, ठीक है ना, पर टोटली 12 है सर। मतलब चलो भी बताता हूँ, ठीक है। तो कहता है, अच्छा उससे पहले थोड़ी सी बात सुन लो। कहता है कि थ्रोम्बोकाइनेस इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। जैसे कि आपको मैंने बताया ना कि इस वाली रिएक्शन को करवाने के लिए प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो कौन सा है, वो प्रोथ्रोम्बिनेस है। कुछ बुक्स में इसको थ्रोम्बोकाइनेस भी लिखा हुआ है, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। लिख देना, बता देना, ठीक है। तो थ्रोम्बोकाइनेस हमें चाहिए, ठीक है। तो कहता है ये जो प्रोसेस है इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में क्या है, इन्वॉल्व हैं। जिसमें क्या होता है, जिसमें ए, ठीक है ना, मतलब जिसको कहता हूँ क्या मैं, कैस्केड रिएक्शंस। क्या कहता हूँ उसको मैं, कैस्केड रिएक्शंस, कैस्केड प्रोसेस कहता हूँ। जिसमें एक रिएक्शन का प्रोडक्ट, क्या, एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन के कैटलिस्ट की तरह क्या करता है, काम करता है। जैसे कि यहाँ पर ए की रिएक्शन हुई, बी बना। अब बी क्या करेगा, बी सी को कन्वर्ट करेगा किसमें, डी में। अब ये जो डी है हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डी है, दिस डी विल कैटलाइज अनदर रिएक्शन एंड कन्वर्ट ई इंटू एफ। नाउ दिस एफ विल अगेन कन्वर्ट जी इंटू एच, ठीक है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है, कहता हूँ क्या मैं, कैस्केड रिएक्शंस। एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज, हमारे पास क्या कहलाया जाता है, दिस इज नोन एज कैस्केड प्रोसेस या कोएगुलेशन मैकेनिज्म। पक्का, मुश्किल तो नहीं है। बढ़ जाएं आगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस पूरी कैस्केड को क्या करवाता है, स्टार्ट करवाने में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। उसमें हमारे पास ये टिश्यू फैक्टर तो है, फैक्टर नंबर 3 तो है। उसके अलावा हमारे पास कौन सा, हैगमैन फैक्टर भी आता है। कौन सा आता है हमारे पास, हैगमैन फैक्टर आता है, ठीक है। ये भी क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है कि क्या होगा कि जब भी इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। पर ये बता नहीं रखा था कैसे स्टार्ट करते हैं। ये वाली चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया करते हैं, ठीक है ना, जो एक फॉस्फोलिपिड है, ठीक है जी। तो और लास्ट में लिखा भी हुआ है यहाँ पर क्या होता है, क्लॉटिंग में जो कैल्शियम आयन से क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले किया करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली आ रहे हैं कौन से हमारे पास, बोलो 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 बोलो, ब्लड में कौन से हमारे पास, क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर आ जा रहे हैं। तो शुरू करें ब्लड ग्रुपिंग में हमारे पास अगला टॉपिक जो आ रहा है, ठीक है, ब्लड्स के साथ। तो फैक्टर नंबर 1 कौन सा है हमारे पास, फैक्टर नंबर 1 इज, मैं इसको रेड पेन से करूँगा जी, ठीक है ना, मेरा मन हो रहा है इसको हमारे पास रेड पेन से करने का। कुछ बच्चों को कुछ अलग से चीज़ दिख गई है, ठीक है ना, कह रहे हैं सर वो क्या लिखा था वहाँ पर, चलो बताता हूँ, ठीक है। तो आप सुनेंगे मेरी बात को हमारे पास, ओके। तो ये हमारे पास कौन सा है, फैक्टर नंबर 1 इज फिब्रिनोजन। फैक्टर नंबर 2 जैसे कि आपको मैंने बताया था प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा है हमारे पास, प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर नंबर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ध्यान कर लेना ये फॉस्फोलिपिड वाला है, ठीक है ना। फैक्टर नंबर 4 है हमारे पास कौन सा, कैल्शियम आयंस। वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 ही इंपॉर्टेंट है, आपने इन दोनों को ही क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। अगर पेपर में सवाल आया तो इन 4 से सवाल आ जाएगा, बाकी से भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है ना, बट उनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फैक्टर नंबर 5 जो आ रहा है हमारे पास, दैट इज अ लेबाइल फैक्टर, ठीक है। आप इसको छोड़ सकते हैं, अभी मत पढ़िए। अच्छा फैक्टर नंबर 6 नहीं है यहाँ पर, तो सुन लेना, जो फैक्टर नंबर 6 है वो पहले हुआ करता था, उसका नाम था क्या, उसका नाम था फैक्टर एक्सेलरीन। क्या नाम था उसका नाम था फैक्टर एक्सेलरीन, ठीक है। बट बाद में पाया गया कि जो फैक्टर नंबर ये 5 है, जिसका नाम लेबाइल फैक्टर है, ठीक है ना, इसको नाम दिया गया था क्या, प्रो एक्सेलरीन। क्या नाम, बोलो यार, क्या नाम दिया गया था, इसको नाम दिया गया था प्रो एक्सेलरीन, ठीक है। और बाद में देखा कि यार ये प्रो एक्सेलरीन क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक्सेलरीन में। तो मतलब हमने बाद में पाया कि जो प्रो एक्सेलरीन और एक्सेलरीन है दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। और अब इसकी ज़रूरत नहीं थी तो क्या करा गया, इसको यहाँ से माइनस कर दिया गया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये वाला फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो यस, ये थोड़ी सी अटपटी चीज़ है, अलग चीज़ है। और एम्स जो था, कौन था जो एम्स था, वो हमेशा ऐसी अटपटी चीज़ों पे अक्सर सवाल पूछा करता था। वो हमेशा ध्यान से देखा करता था, ये चीज़ दे रखी है, ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं दे रखी, अच्छा ये नहीं दे रखा, इससे पूछेंगे सवाल। ये एम्स का तरीका था, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, हम इनको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इवेल्युएशन। मैं एक्चुअली ना मैं प्री इवेल्युएशन कर आया हूँ, मैं देख कर आया हूँ कि बच्चों को कहाँ पे दिक्कत होती है, या जो नीट और एम्स या जिपमर जो है इनकी कमजोरियाँ क्या क्या है, मैं इन सबकी कमजोरियाँ जानता हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैं इनसे हमेशा जीत जाता हूँ। मैं हमेशा, अगर आप
मेरी पुरानी वीडियोस को जाके देखेंगे तो लास्ट ईयर मैंने बेसिकली पेपर से 4 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, गारंटीड 48 मार्क्स इन नीट 2019, ठीक है। वो बहुत अच्छी वीडियो थी, काफ़ी वायरल हुई थी वाली वीडियो, ठीक है। अब तो शायद आप उसको नहीं देख पाएंगे ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें बेसिकली मैंने क्वेश्चन प्रिडिक्ट करे थे, ठीक है। मैं आपको उसका मैं दिखाऊंगा आपको कौन सी वीडियो थी वाली, कुछ बच्चों ने ज़रूर देख भी रखी होगी। तो उसमें मैंने क्या करा था, उसमें मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये 12 क्वेश्चन हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से, 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और बेटे वो 12 क्वेश्चन पेपर में आए थे, आप समझ रहे हो, नीट 2019 में क्वेश्चन थे। और उस वीडियो के नीचे बच्चों ने कमेंट करके उस वीडियो का ड्यूरेशन बता रखा था, जहाँ पे मैंने वाले क्वेश्चन बताए थे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है, पाथोस्पर्म वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। हमारे पास एल्बुमिन वाला क्वेश्चन, जो ऑस्मोटिक फैक्टर वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए थे सीधे उठ के। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कमजोरी पता है, नीट की कमजोरी मुझे पता है, वो पेपर सवाल कहाँ से बनाता है। इसलिए आपने देखा होगा, अगर आप आज की मेरी पीपीटी भी मैच करोगे, कल वाली मेरी पीपीटी मैच करोगे, तो आपको नजर आएगा कि ईच एंड एवरी लाइन दैट आई हैव टेकन वो डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। वो एनसीईआरटी की लाइन्स में पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको किसी और किताब की लाइनें नहीं पढ़ा रहा। हाँ, एक दो चीज़ें थी, डायपीडियासिस एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो उसकी डेफिनेशन मैंने आपको खुद दे दी। बट मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं वो बेटे पढ़ाए, वो सारी की सारी एनसीईआरटी से ही हैं, क्योंकि आप लिख कर ले लो, पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। एनसीईआरटी इज सफिशिएंट फॉर द सिलेक्शन बट नॉट फॉर द रैंक, ठीक है ना। रैंक निकालने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सेम लाइक दिस ग्लॉटिंग फैक्टर्स आर नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी बट आई एम टीचिंग यू। व्हाई? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप इसको लर्न कर लें, क्योंकि कभी अगर नीट ने एम्स वाली हरकत करी और उसने कभी अपना पैर आगे बढ़ाया, नीट ने एम्स वाले लाइन पे गया कि हम सवाल बाहर से पूछेंगे, जिपमर वाले स्टाइल में गया, तो वो सवाल पूछेगा यहाँ से, जो मैं वो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बेटे सिर्फ और सिर्फ आपने इतना ही पढ़ना है, ठीक है जी। बढ़ जाएं आगे। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, फैक्टर नंबर 6, ठीक है। फैक्टर नंबर 7 को ध्यान रख लेना, नहीं पढ़ना नहीं है। फैक्टर नंबर 7 हमारे पास स्टेबल फैक्टर, छोड़ दो उसको, ये पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। फैक्टर नंबर 8 ये पेपर में आएगा, बिकॉज दिस इज द एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। क्या है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज एंटी, बोलो बोलो बोलो, क्या है हमारे पास, ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है ये, ठीक है ना, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है। नहीं सर आप गलत बोल रहे हो सर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर फैक्टर 9 हुआ करता है। अरे भैया सुन तो लो, ठीक है ना। ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए है, ठीक है ना। अगर किसी की बॉडी में ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 ये नहीं है, मतलब ये फैक्टर 8 नहीं है, तो उसको क्या होगा, उसको इसको क्या हो जाएगा, उसको हीमोफीलिया ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसको हीमोफीलिया ए हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं किस पे हम, हमारे पास आता है फैक्टर नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है हमारे पास, ये हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। कौन सा है हमारे पास, ये है हमारे पास एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसकी बॉडी में ये नहीं होगा उसको हीमोफीलिया हो जाएगा। ये वही वाला हीमोफीलिया है जो हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, ठीक है जी। सुन लेना मेरी बात को। इसको हम कहते हैं, इसको हम क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यार। इस मैं आपको बता नहीं सकता ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी, मतलब ये पक्का ही आएगी, ऐसी चीज़ें हैं ये तो, ठीक है। मतलब कभी टीचर को मौका मिलेगा ना कि भैया मुझे इससे एक मुश्किल क्वेश्चन पूछना है, तो आपसे ये वाला सवाल वो यहाँ से पूछ लेगा, ठीक है। अब फैक्टर नंबर 10 क्या है, फैक्टर नंबर 10 को आप सी बोल दोगे, पर ये सी नहीं है, ठीक है। इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ से इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, उसके बाद हमारे पास ये फैक्टर नंबर 11 आ रहा है, एंड दिस फैक्टर नंबर 11 दिस इज ऑल्सो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। कौन सा हमारे पास ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी है। अरे समझ आ रही है मेरी बात, आसान है मुश्किल है, आसान है, पक्का। बढ़ जाएं आगे। तो बेटे ये जो आपको मैंने बताया, ऊपर के 4 तो आपको मैंने याद ही करवा दिए, ये तो आपने सुने हुए हैं, फिब्रिनोजन 1, प्रोथ्रोम्बिन 2। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोथ्रोम्बिन की मैच्योरेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए। इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है, कल बताया था, लिवर में होती है। और उसको बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, उसको बनाने के लिए चाहिए होता है विटामिन के। तो आप ध्यान रखना कि अगर विटामिन के नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट भी नहीं होगा, और वो अगर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट भी नहीं करेगा और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। एंड दैट्स व्हाई द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर। समझ आ रही है, पढ़ी थी वाली बात पर समझ नहीं आई थी, आज समझ आ गई, ओके दैट्स गुड, ठीक है। सभी बच्चे यार वीडियो को लाइक करेंगे जरूर और जरूर, ठीक है ना। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलें जी बढ़े आगे, ओके। तो अगला हमारे पास आ रहा है फैक्टर नंबर 12। ये फैक्टर नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये क्या है, ये चीज़ों को स्टार्ट करवाने में, क्या करवाने में, चीज़ों को स्टार्ट करवाने में, ये जो हमारे पास प्रोसेस था, कौन सा वाला प्रोसेस मेरे प्यारे बच्चों, हमें आप बोल सकते हैं कि इनिशिएशन फैक्टर में से एक है ये, ठीक है ना। इनिशिएट करवाने में रोल है इसका, तो दिस इज वन ऑफ द इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है। ये एक इनिशिएशन फैक्टर है, पक्का।
कैसे है, क्यों है, इंट्रिंसिक में, एक्सट्रिंसिक में, ये कुछ नहीं समझना आपने। वैसे तो इंट्रिंसिक में हुआ करता है ये, ठीक है ना, बट आपने पढ़ना नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी, दिस मैकेनिज्म इज नॉट गिवन, सो यू डोंट, सो देयर इज नो नीड टू स्टडी दिस। ओके, तो फैक्टर नंबर 13 जो हमारे पास आ रहा है दैट इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, एंड श्योरली द क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है जी। तो फैक्टर नंबर 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, ठीक है ना। 5 प्रोएक्सिलरीन है जिसको हम लबाइल फैक्टर भी कहते हैं, 6 हट चुका है जो एक्सेलरीन था, 7 जो है हमारे पास वो है स्टेबल फैक्टर, 8 जो है हमारे पास वो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए बी, 9 है हमारे पास क्रिसमस फैक्टर है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, 10th जो है हमारे पास वो कौन सा है, वो हमारे पास स्टूअर्ट प्रोवर फैक्टर, 10th जो हमारे 11th जो है हमारे पास वो है कौन सा हमारे पास एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, जिसको हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट भी कहते हैं, 12th हमारे पास हैगमैन फैक्टर है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड 13 इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। पक्का? नहीं याद हुआ? नहीं याद हुआ तो ट्रिक है। सो दिस इज अ सिंपल ट्रिक जो मुझे लगता है मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए, ठीक है। तो बेटे सुनेंगे, तो चलें जी शुरू करें। तो द ट्रिक इज फूलिश पीपल बेवकूफ लोग ट्राई क्लाइंबिंग, कोशिश करते हैं चढ़ने की, ठीक है ना, लॉन्ग स्लोप, लंबे स्लोप पर, आफ्टर क्रिसमस के बाद, सम पीपल, उनमें से कुछ लोग, हैव फॉलन, कुछ लोग उसमें से क्या हो जाते हैं, गिर चुके हैं, हैव फॉलन है गिर जाते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। फूलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। याद हो गई? एक दो बारी बोलो, आपके सबकॉन्शियस में वाली चीज क्या कर जाएगी, फीड कर जाएगी, ठीक है ना। फूलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। याद हुई? चलो मेरे साथ बोलो। अच्छा आधा आधा करके याद करते हैं, ठीक है ना। फूलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग, फूलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग, फूलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग, बोलो यार एक बारी, रिवाइज करो, रिपीट करो। फूलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग, गुड। फूलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, बोलो यार ऐसे मजा नहीं आएगा, बोलो यार, बोलो। लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, बोला बेटे आप मजाक मत लो उसको, ये आपके दिमाग में फीड करवा दे रहा हूं ये वाली बात में, ठीक है। लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, ठीक है जी। चलो वापस बोलते हैं, फूलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस। चलो अब मिला के बोलो। यस, फूलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, ठीक है जी। ये याद हो गए, 8 याद हो चुके हैं आपको, अब बाकी के 4 करते हैं, ठीक है ना। सम पीपल हैव फॉलन, सम पीपल हैव फॉलन, सम पीपल हैव फॉलन, बेटे बोलो 3 बारी बोलो यार। सम पीपल हैव फॉलन, सम पीपल हैव फॉलन, और 1-2 बारी और बोलो, सम पीपल हैव फॉलन, सम पीपल हैव फॉलन, सम पीपल हैव फॉलन, ऐसे करके 1-2 बारी फटाफट बोल लो, ठीक है, ठीक है। चलो अब एक बारी ना क्या करते हैं, एक बारी पूरा रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। तो क्या था हमारे पास, फूलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। चलो बोल के देखो, याद हुआ? ओके, नहीं हुआ, बीच में अटक गए, दोबारा से बोलते हैं। फूलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन, ठीक है जी। अब तो याद हुआ, ठीक है। चलो अब क्या करना है आपने, अब मेरे को पता है अभी आप थोड़ी देर में भूल जाओगे इसको, पर मैंने आपको सबकॉन्शियस वाली बात फीड कर दी है। बस आज रात को सोने से पहले इसको 1-2 बार दिमाग में बोल लेना, मैं बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सबको याद करके फायदा क्या है, फायदा ये कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर याद हो जाएंगे। तो आप देखें यहाँ पे एफ है हमारे पास कौन सा, फिब्रिनोजन, कौन सा है, फूलिश से हमारे पास है कौन सा, फिब्रिनोजन, दैट इज फैक्टर नंबर 1, ठीक है ना। आप इसको नंबर डाल सकते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, अच्छा एक एक्स्ट्रा बन गया, ठीक है ना। एक मिनट नहीं माफ़ कीजिएगा, अच्छा ध्यान रखना यार, यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि 5th के बाद क्या है, 6th नहीं है, सीधा 7th है, ठीक है जी। ये 8th हो गया और ये हो गया हमारे पास कौन सा, दिस इज द 9th, ठीक है, एंड दिस इज द 10th, ठीक है, दिस इज 11, दिस इज 12 एंड लास्ट में 13, ठीक है जी। चलें ओके, तो पहले हमारे पास क्या आ रहा है, फिब्रिनोजन, पीपल से आ रहा है हमारे पास, क्या पीपल से क्या आ रहा है, पीपल से आ रहा है हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन, क्या आ रहा है हमारे पास, बोलो यार, प्रोथ्रोम्बिन, शाबाश। टी से क्या आ रहा है हमारे पास, टी से आ रहा है हमारे पास कौन सा,
थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, टी से आ रहा है हमारे पास क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। याद हो रहा है, अरे हाँ या ना, ठीक है। सी से क्या आ रहा है, क्लाइंबिंग 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 क्लाइंबिंग, कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, फैक्टर नंबर 4, ये तो याद करवा दिया था। अब मैंने आपको याद है 5th बोल दिया था, याद मत करो, पर लॉन्ग से याद रखना। लॉन्ग से वर्ड आ रहा है हमारे पास कौन सा, लेबाइल। कौन सा वर्ड आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से वर्ड आ रहा है हमारे पास कौन सा, लेबाइल या प्रोएक्सिलरीन, ठीक है। अब एस, 6 तो है नहीं, तो 7th कौन सा है, 7th हमारे पास एस, तो दिस इज द स्टूअर्ड, बेटे बोलो, स्टूअर्ड प्रोवर फैक्टर। कौन सा फैक्टर है, दिस इज द स्टूअर्ड प्रोवर फैक्टर, ठीक है। ए क्या है हमारे पास, फैक्टर नंबर 7 हमारे, अच्छा फैक्टर नंबर 8 क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। समझ आई बात, पक्का, ओके। फैक्टर नंबर 9 आफ्टर क्रिसमस, तो सी से क्या आ रहा है, सी से हमारे पास आ रहा है कौन सा, ये वाला पार्ट, तो सी से हम लिखते हैं क्या, क्रिसमस फैक्टर। कौन सा आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास कौन सा, क्रिसमस फैक्टर। आर यू गेटिंग, आसान है मुश्किल है, आसान है, ठीक है। अब ये जो एस है हमारे पास, ठीक है ना, ये एस क्या है हमारे पास, ये फैक्टर नंबर 10 आ रहा है हमारे पास। इसका क्या है, इसको हम फटाफट यहाँ पे देखेंगे, तो दिस एस इज द, अरे माफ कीजिएगा मैंने स्टूअर्ड प्रोवर फैक्टर पहले बता दिया, ओके। सो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास स्टेबल फैक्टर था, ठीक है ना। ये क्या था हमारे पास, माफ कीजिएगा यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, दिस वाज द स्टेबल फैक्टर, ठीक है। स्टेबल फैक्टर ये वाला है हमारे पास, ठीक है। ये जो एस है हमारे पास, ये ध्यान रखना हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा, स्टूअर्ड प्रोवर फैक्टर। कौन सा है हमारे पास, दिस इज द स्टूअर्ड प्रोवर फैक्टर। एंड दिस पी जो हमारे पास ये 9 आ रहा है, ठीक है ना, ये कौन सा है हमारे पास, दिस इज द प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। आप चाहें तो उसको आप छोड़ सकते हैं, या चाहें तो आप उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, प्लाज्मा, ठीक है। ये देखो, ये मेरे को भी याद नहीं है क्योंकि पेपर में कभी पूछा नहीं जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है ना, यू कैन लीव इट, ठीक है। एच जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा, हैगमैन्स फैक्टर। कौन सा है हमारे पास, ये हैगमैन्स फैक्टर, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और एफ है हमारे पास कौन सा, फॉलन, तो हमारे पास क्या हो गया, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। कौन सा हमारे पास, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। भाई आसान है, पक्का जी, मुश्किल तो नहीं है, बोलिए जी, मज़ा आ रहा है, हाँ सर मज़ा आ रहा है, ठीक है जी। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे डन हो रहा है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने ये सब चीज़ें क्या कर ली हैं, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमेशा बोलता हूँ दिस इज जस्ट नीट वेयर यू लर्न एंड इवेल्युएट थ्रू कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। तो बेटे कंसेप्ट्स हमने क्या कर लिया, लर्न कर लिए हैं, हमने ये कंसेप्ट लर्न करा है एक ट्रिक से, बेसिकली एक ट्रिक दी आज मैंने आपको, ठीक है ना। ये ट्रिक से क्या, अगर हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे और देखेंगे कि हमें इसका कितना फायदा हुआ है। सो दिस इज द कुछ टाइम। सो आ जाए फटाफट फटाफट सभी बच्चे आ जाएं, जो बच्चे रेगुलर हैं बेसिकली फटाफट आ जाए, कुछ टाइम आने वाला है, इवेल्यूशन टाइम आ चुका है, ठीक है। हमारे पास लर्निंग वाला फेज पूरा हो चुका है, नाउ दिस इज द इवेल्युएशन टाइम, नाउ यू हैव टू इवेल्युएट योरसेल्फ। सो आर यू रेडी, रेडी, आंसर देंगे, नीचे आंसर आ रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड यू हैव 30 seconds फॉर दिस। द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड दैट ब्लड क्लॉटिंग रिक्वायर्स, ब्लड क्लॉटिंग को मतलब क्या रिक्वायर करता है, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड प्रोथ्रोम्बिन, सोडियम एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयंस एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन्स। Yes, this is a very simple question and this question is a previous year question। आज मैंने लिखा नहीं यहाँ पर कि previous year कौन से साल में आया वो सवाल है, but this is a very important question and it may repeat in near future, ठीक है। चलें and the time is up, you have 30 seconds और बच्चों ने आंसर दिया है, ठीक है। The correct answer of this question is option D। हमें पता है कि कैल्शियम आयंस और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या हुआ करते हैं, बहुत ज़रूरी हुआ करते हैं, ओके। तो हम बढ़ते हैं किस पे, अगले सवाल की तरफ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। चलें सवाल पढ़ें, 30 सेकंड है आपका आंसर देने के लिए। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज़, उसके पास क्या हुआ करता है, बताएं जी, फटाफट बताएं, ठीक है ना। हम ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं, वाई ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्यों 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 क्योंकि सास भी कभी भगवती पिटाई पड़ेगी क्यों। अब टाइम खत्म हो गया, अब तो मैं आंसर दे सकता हूँ, ये क्लॉक दोबारा स्टार्ट हो गई है, टाइम खत्म हुआ, ठीक है। तो आप सुन लेना, जिनका ब्लड ग्रुप बेटे ए बी होता है उनकी बॉडी में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, एंटीजन तो दोनों ही होंगे, एंटीजन तो ए बी होगा और एंटीजन बी भी होगा, बोथ एंटीजन्स आर प्रेजेंट, बोथ एंटीजन्स ए एंड बी आर प्रेजेंट ऑन आरबीसी, ठीक है ना, बट नो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, उनकी प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं हुआ करती। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या था इसका, करेक्ट था। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 3। द टाइम हैज बीन स्टार्टेड, यू हैव टू आंसर दिस। द मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुपिंग
इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। सबसे ज़्यादा जाने वाली ब्लड ग्रुपिंग है वो कौन सी हमारे पास? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है। इट इज नेम्ड एबीओ। मैंने बोला था ऐसा सवाल आएगा, ऐसा सवाल यार, ऐसा सवाल ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं ये कौन सी एरिया में क्वेश्चन आया हुआ है? रुक जाओ, आप इसका आंसर करो, मैं आपको इसका ईयर बताता हूँ। ये कौन सी एरिया में आया हुआ सवाल है वाला, फटाफट आप आंसर करें इसका, मैं आपको इसका ईयर बताता हूँ। ठीक है ना, आप मानते नहीं हो, आप सोचते हो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कभी भी हो सकता है। इतना आसान नहीं, आसान तो है, पर ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड आई एम टेलिंग इन विच ईयर इट हैज़ बीन आस्क्ड। हमारे पास द मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुपिंग, मैं बताता हूँ आपको, रुक जाओ, मैं आपको ईयर बताता हूँ कौन सी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है वाला। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन CBSE ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट PMT 2009 में वाला सवाल आया हुआ था। आप लोग कहते हो आसान है, आसान नहीं है। मतलब आसान है, मतलब हमने पढ़ा दिया तभी तो आसान है, हाँ या ना? आपने कंसेप्ट समझा तभी तो आपको अब आसान लग रहा है। आपने अपने आप को इवेल्युएट करा एंड यू इवेल्युएटेड दैट दिस इज सिंपल, दिस इज ईजी। व्हाई? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न द कंसेप्ट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैनल। वेयर हियर, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम बेटे आप लोगों के लिए क्या करेंगे, पहले आपको कंसेप्ट पढ़ाएंगे, फिर इवेल्युएट कर देंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हो भी रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओ यहाँ पर जो है वो किसी को रेफर कर रहा है। कहता है जो ओ हियर रेफर, कहता है अदर एंटीजन बिसाइड्स ए एंड बी, नहीं। ओवर डोमिनेंस ऑफ, नहीं। ठीक है ना, वन एंटीबॉडी ओनली इधर, हमारे पास क्या एंटी ए, ना ओ यहाँ पर रेफर करता है कि वो क्या है, नो एंटीजन्स ए एंड बी ऑन आरबीसी पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। एंड डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर्स ब्लड। एक आदमी है, ठीक है ना, उसको क्या चाहिए? उसको ब्लड ग्रुप ए चाहिए। द ब्लड ग्रुप विच कैन बी गिवन। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको दिया जा सकता है? चलिए इनमें से ऑप्शन मुझे बताएं। ब्लड ग्रुप ए वाले को तो आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ए वालों को कौन सा ब्लड दिया जा सकता है। आपको मैंने बताई थी वाली बात, बताओ फटाफट। हाँ, जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसकी बॉडी में क्या होती है? उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं। किसके अगेंस्ट? जिसके अगेंस्ट होती होंगी वो नहीं दिया जा सकता। एंड द टाइम इज अप। तो आप सुन लेना, एंटीजन ए इनकी बॉडी में होगा। ठीक है, तो इनको ए तो दिया ही जा सकता है, ए वालों को। ठीक है, इनको बी नहीं दिया जा सकता, इनको ओ दिया जा सकता है। एंड यस, बच्चों ने इसका आंसर दिया है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलें जी, बढ़ जाएं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट हस्बैंड ऑफ आशा। बेटे बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, पढ़कर आंसर देना। आपको मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए 60 सेकंड्स दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू 60 सेकंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। आपको इसके क्वेश्चन को करने के लिए कितने हैं बेटे? 60 सेकंड मिल रहे हैं आपको। आंसर दो, पढ़कर आंसर दो। मैं नहीं पढ़ रहा सवाल को। चलें फटाफट करें। चलें स्पीड में। ओके, यस। चलें अब इसको समझते हैं हम थोड़ा सा, कैसे क्या चीज़ है ये। कहता है फर्स्ट हस्बैंड ऑफ आशा हैड ब्लड ग्रुप ए। आशा का जो फर्स्ट हस्बैंड था, हम केस 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, उसका ब्लड ग्रुप क्या था? उसका ब्लड ग्रुप था ए। ठीक है जी, चलें ओके। ठीक है, और उससे, और ये आशा है, क्या है ये? आशा है यहाँ पर, दिस इज दी आशा। ठीक है, और इनसे क्या होता है? इनका फर्स्ट चाइल्ड होता है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? इसका ब्लड ग्रुप ओ है। अब ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका ऑब्वियसली बात है जो जीनोटाइप आया होगा, क्या हुआ आया होगा? वो आया होगा IO। कोई और केस तो हो नहीं सकता, हाँ या ना? तो मतलब कि जो IO है ये कहाँ से आया? ये आशा से आया है, हाँ या ना? तो आशा के पास ज़रूर क्या है? IO तो प्रेजेंट है ही। ठीक है, और ये उसका जो फर्स्ट हस्बैंड था उसका ब्लड ग्रुप क्या था? ए था। तो वो क्या रहा होगा? वो रहा होगा हमारे पास IA। एंड IA हो सकता है? नहीं, वो ज़रूर IO रहा होगा, क्योंकि ये कहाँ से आया है? ये उसको यहाँ से मिला होगा, हाँ या ना? तो ये क्या रहा होगा? ये रहा होगा IA। पक्का? आसान है, हाँ या ना? मुश्किल तो नहीं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? आशा की, क्योंकि आशा का जीनोटाइप पूछा गया ना, तो दिस इज दी आशा। अब हमें तो पता चलेगा कि आशा के पास क्या है? आशा के पास IO है। बट दूसरी चीज़ क्या है? आई के साथ यहाँ पर A है, B है या O है, तो हमको क्या मान लेते हैं? इसको हम X मान लेते हैं। B के लिए क्या मान लेते हैं? सपोज वी कंसिडर दिस एज X। ठीक, पक्का? अब आगे केस पढ़ते हैं। कहता है उसकी फिर से शादी होती है, शी रीमैरिड। ठीक है ना, अब जो उसका सेकंड हस्बैंड है, ठीक है ना, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? उसका ब्लड ग्रुप B है। क्या है? उसका ब्लड ग्रुप B है। ठीक है, चलें देखते हैं। अब आशा का जो सेकंड हस्बैंड है, सेकंड केस ले लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? आशा के हस्बैंड का ब्लड ग्रुप B है। ठीक है, और आशा का जो ब्लड ग्रुप है वो तो हमें पता ही है। आशा ब्लड ग्रुप क्या है हमारे पास? IO है। ठीक है ना, और I के साथ यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ एक ज़रूर है। ठीक है,
तो कहता है जब जब इन दोनों की शादी होती है और इनका जब बच्चा होता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या दे रखा है, उसका ब्लड ग्रुप दे रखा है AB। क्या दे रखा है उसका ब्लड ग्रुप मेरे प्यारे बच्चों, उसका दे रखा है AB। तो ऑब्वियसली बात है इसकी कंडीशन बच्चा का क्या होगा, बच्चा होगा IA एंड IB। भाई हाँ या ना, IA एंड IB होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि ये B वाली जो चीज़ है ये तो कहाँ से आई होगी, IB तो कहाँ से आ रही होगी, IB तो आई होगी कहाँ से, आशा के हस्बैंड में से, ठीक है, सेकंड हस्बैंड में से। तो आशा की साइड से क्या आया, आशा की साइड से आया है ये A, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से आया है IA। तो आशा का जीनोटाइप क्या है, आशा का जीनोटाइप है IAIO, मतलब कि शी हैज़ ब्लड ग्रुप टाइप A। समझ आ रही है मेरी बात। ये क्वेश्चन और अच्छा हो सकता था अगर यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे होते, इसके साथ अगर लिखा होता कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है IAIO, तो ये क्वेश्चन और बेटर हो सकता था। और पेपर में मुझे लगता है कि अगर लेवल कभी नीट ने बढ़ाया तो क्या करेगा, वो इस तरह के ऑप्शंस आपको नहीं देगा, वो आपको ऑप्शंस इस तरह से देगा और आपको ये निकालना पड़ेगा। सो दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है आप लोगों को ये वाली चीज़ अब समझ आ गई होगी। ठीक है जी, पक्का बढ़ जाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज देयर अ रिस्क फैक्टर फॉर चिल्ड्रन ऑफ इनकरिंग, हमारे पास, अच्छा मेरे को एक्चुअली ये यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो आप इसको आगे पढ़ लेना, ठीक है ना। इनकरिंग एर्थ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है ना, पढ़ें, आंसर दे भाई इसका। चलें, आपके पास कितने हैं, 10 सेकंड्स बचे हुए हैं, फटाफट आंसर देंगे। किस में रिस्क हो सकता है बेटे, आज ही बढ़ाइए वाली बात यार, फटाफट बताओ। यस, बच्चों ने आंसर दे दिया, ठीक है ना। क्या है, जब क्या हो, जब बच्चा क्या हो, बच्चा हो RH पॉजिटिव, मतलब फादर क्या हो, फादर जब RH पॉजिटिव होगा, ठीक है। फादर अगर RH पॉजिटिव है तो फादर अपने बच्चे में भी क्या करेगा, ये RH एंटीजन भेजेगा और उस वजह से क्या हो जाएगा, बच्चा भी क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव हो जाएगा। पर जो उसकी मदर है, मदर क्या होगी, अगर मदर RH नेगेटिव है, क्या है, मदर RH नेगेटिव है तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का केस आ सकता है। सो इन दैट केस मदर इज RH नेगेटिव and father is RH positive, so the correct answer of this question is option D, and yes, most of the students have given this correct answer। ठीक है, बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर। भाई आसान है मुश्किल है सर बाद में बताएंगे, पहले इस सवाल का आंसर दो। दिस इज अ टफ क्वेश्चन, दिस इज अ रियली टफ क्वेश्चन। चलें बताएं, ये सिर्फ आंसर वही दे सकता है जिसने मेरा पूरा लेक्चर देखा है, जिसने नहीं देखा वो इसका आंसर दे नहीं पाएगा। चलो मैं देखता हूँ कि आप में से कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। दो भाई आंसर दो, चलो फटाफट आंसर दीजिए। यस, बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो बच्चे बता रहे हैं कि सर आपका पूरा लेक्चर देखा है हमने। चलें जी, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे एंड अपने दोस्तों को बताएं यस देयर इज अ चैनल जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर आपको कंसेप्ट पढ़ाया जाता है और आपकी इवैल्यूएशन होती है क्वेश्चंस के थ्रू। रोज ऐसा होता है, कोचिंग की तरह नहीं है जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आज पढ़ाती है टेस्ट 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद, 2 महीने बाद, नहीं। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पढ़ाया अभी क्वेश्चन, अभी पढ़ाया अभी क्वेश्चन, यही तो अच्छी चीज़ है। कल हमने ब्लड पढ़ा था तो ब्लड के क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। आज हमने एक पढ़ा, आज हमने ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा है, क्लॉटिंग पढ़ा है, तो उसके क्वेश्चन हम आज के आज ही कर ले रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी फॉर द इनिशिएशन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए कौन सी चीज इनिशिएशन के लिए जरूरी है। सो रिसेंटली आई टोल्ड यू दैट हैगमैन फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, इज बेसिकली क्या है हमारे पास, ये इनिशिएशन के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो टिश्यू फैक्टर, हैगमैन फैक्टर एंड कैल्शियम आयन, एंड यस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, एंड यस यू हैव इवैल्यूएटेड योरसेल्फ वेरी फाइनली, very good। So next question is coming, you will have 30 seconds for that question and the time has been started। चलें, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, यार ये भी अभी पढ़ा है यार, चलो बताओ आपको कितना याद है, आपने कितना लर्न करा है, प्रूव करो सारी बात को इस क्वेश्चन का आंसर देकर। चलें, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, विटामिन के इसमें से किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है, चलें फटाफट बताएंगे। चेंज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू प्रोथ्रोम्बिन, ये तो कैल्शियम आयन करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, चेंज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू फिब्रिनोजन या फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। चलें, बच्चों को पता है कि ये काम तो नहीं होता, ये काम तो कौन करता है, ये वाला काम तो हमारे पास क्या करता है, हमारे पास कौन, प्रोथ्रोम्बिनेस, एंड द टाइम इज अप। यस, बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन बी, दैट विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन के लिए क्या है, जरूरी हुआ करता है। ठीक है, चलें, क्वेश्चन नंबर 9 इज कमिंग, द एब्सेंस ऑफ एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर 8, बेटे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन बेटे मैं आपको क्या बोलूं, अभी पढ़ाया है, बताओ यार फटाफट बताओ। चलो आंसर दो इसका, चलो स्पीड में आंसर दो। यस, बच्चे जानते हैं इसका आंसर, एंड हीमोफिलिया भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो होता है किससे, फैक्टर नंबर 9 से, इसको कहते हैं क्या हम। यस, बच्चों ने आंसर सही दिया है, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो क्रिसमस फैक्टर होता है। क्या होता है, ये तो क्रिसमस फैक्टर होता है, फैक्टर नंबर 9 होता है ये तो।
ठीक है ना, ए, ठीक है ना, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है हमारे पास क्या, हीमोफिलिया, और जो होता है फैक्टर नंबर 8। शाबाश, बच्चों ने आंसर सही दिया है। द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन ए, एंड यस, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर। बढ़ जाए, आखिरी सवाल है, सोच समझ के देना। आखिरी सवाल ध्यान रखना, मैं हमेशा आउट ऑफ द टॉपिक लेकर आता हूँ। आखिरी सवाल मैं हमेशा आपको वो देता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं होता, ठीक है। सो आर यू रेडी? रेडी, चलें जी। क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर, योर टाइम हैज बीन स्टार्टेड। ओके ओके ओके। As per the guidelines of the Indian Red Cross Society, which of the following person is recommended for blood donation? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने क्या बोला है कि अगर आपको ब्लड डोनेशन करवाना है तो इनमें से कौन किस इंडिविजुअल को आप क्या करोगे, रिकमेंड करोगे ब्लड डोनेशन के लिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं जो पकड़ के लिया है, ये वॉलंटरी होता है, ठीक है ना, आप लोग अपनी मर्जी से करते हैं इस काम को, ठीक है। चलें, बताएं, टाइम इज अप, टाइम पूरा हो चुका है, 30 सेकंड का टाइम था आपके पास। तो देखें, आप पीपल नॉट टू गुड हेल्थ, नहीं, गुड हेल्थ नहीं है तो क्यों देंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग। अरे अच्छा, मतलब एक इंसान ड्रग्स ले रहा है, उसका ब्लड दे दिया तो वो दुनिया वाला भी ड्रग्स लेना लगेगा, ठीक है। लेडीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ये कभी भी नहीं हो सकता ऐसे। ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज से कभी भी ब्लड डोनेशन नहीं करवाया जाता, ठीक है। हेल्थी वुमेन बट अनवेड एंड बिलो द एज ऑफ 35, इनसे भी नहीं लिया जाएगा, अनवेड वुमेन से, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि 35 की एज में उनकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल क्या होगा, थोड़ा अप डाउन होगा, ठीक है। पर्सन्स नहीं, पीपल होना चाहिए, ठीक है ना, हु आर इम्यूनाइज्ड विद लाइव वैक्सीन, यस, ऐसे लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, ठीक है, जिनको हर तरह की वैक्सीनेशन हो रखी है, जिनको मतलब दैट आर इम्यून टू द टेटनस, दैट आर इम्यून टू दी हेपेटाइटिस, दैट जिनके पास क्या बूस्टर डोज जिनको लगी हुई है, ठीक है ना, जिनको BCG की वैक्सीन लगी हुई है, ऐसे लोगों को क्या करा जाता है, रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या होती है, इनकी बॉडी में फॉरेन पैथोजन से लड़ने के लिए क्या होती है, इम्यूनिटी हुआ करती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब मैं कल आपसे फिर मिलूंगा एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। तो कल हम पढ़ेंगे क्या, सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ाऊं? नहीं, वो नहीं पढ़ाता, वो तो आसान है, होता पढ़ लोगे ना यार, सर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बहुत डिटेल में आपसे वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और कल हम उसको बहुत ही अमेजिंग सुपर ऑसम तरीके से हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं कब, अब कल मिलेंगे। तो बेटे तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। और ये थोड़ी सी अनाउंसमेंट जिसका आप ध्यान रखेंगे कि बेटे अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो आप उसको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद फटाफट उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप कुछ ऐसे नजर आएंगे जैसे कि राहुल नजर आ रहा है, ठीक है, ये ऑलरेडी लॉगिन कर चुका है। इसके बाद क्या होगा, आप अपना नीट का वहाँ पर सब्सक्रिप्शन चूज करेंगे, फटाफट जाएंगे एंड यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन। कौन सा वाला सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे आप, यहाँ पर अलग अलग प्लान्स के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ्स। मैं हमेशा कहता हूँ जो बच्चे लॉन्ग टर्म गोल लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, जिनको चाहिए कि भैया मैं तो रैंक निकालूंगा, देन यू मस्ट गो फॉर द 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। वो जो सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, दैट इज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट का होता है, बट अगर आप वहाँ पे मेरा कूपन कोड डालेंगे, दैट इज़ विशेष VISHESH, देन you will get the discount and it will be for 32,400 only। तो चलें जी, फटाफट जाएं एंड डाउनलोड करें और फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। और सबसे लास्ट बात, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा देना, और वहाँ पर पर्सनलाइज मत रखना, ऑल कर देना बेल आइकन पे दबाने के बाद, जिससे कि कोई भी वीडियो आए चैनल पर, भले से वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो, वो वीडियो का पता आपको लग जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग एक फैमिली हैं, एक नई फैमिली की तरह हम सामने आ रहे हैं और हमारी फैमिली दिन ब दिन बड़ी हो रही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने तो मतलब कि 24 आवर्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर आप हमारी फैमिली 2000 लोगों की हो चुकी है और हम उसको अच्छे बढ़ा रहे हैं। 2000 से कभी 2 लाख हो जाएंगे और 2 लाख से कभी 2 करोड़ हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो चले, तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट। हम मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि कल। तब तक के लिए बाय बाय।